ये ग्रुप में ऐड हो जाते हैं बस, पढ़ते थोड़ी हैं इतने। पढ़ नहीं ना पाते हैं बच्चे, ऐड तो हो जाते हैं ग्रुप में। आज वाला टारगेट कर लिया है, अभी करना है। हाँ हाँ, मतलब सुबह से अभी तक पढ़ा कुछ? सुबह से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा, रात को पढ़ा था। ठीक है, हम ये 6 दिन में खत्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। 6 से जल्दी भी कर सकते हैं, पर चलो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जितना जितना हमारा टारगेट होगा ना, उतना उतना ही हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना, आपको याद भी तो रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ये वाला तो छोड़ो, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें न्यूज़पेपर्स और ये हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? हाँ, यूरोपियंस जब इंडिया में आए। ठीक है, यूरोपियंस के आने से मॉडर्न हिस्ट्री नहीं स्टार्ट होती है, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री तो स्टार्ट होती है 1757 के बाद, असली वाली। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री को मानते हैं कि स्टार्ट होगी, है ना। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कब स्टार्ट हुआ? औरंगजेब की डेथ के बाद। हाँ, औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है वो बड़ा कमजोर हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जो यूरोपियंस तो उससे पहले आ चुके थे, सारे ही आ चुके थे उससे पहले। ठीक है, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच सब आ चुके थे। पर जब मुगल्स वीक हुए, उनकी सेंट्रल अथॉरिटी कम हुई, तो फिर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जो था वो बढ़ाया। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं नहीं, जितनी भी रीजनल पावर्स भी थी, बंगाल, हैदराबाद, मराठास, सिख, जितने भी थे ये रीजनल पावर्स, ये भी सब क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, पहले सब मुगल्स के अंडर काम किया करते थे। ठीक है, मुगलों का यहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। पढ़ा है ना मनसबदारी सिस्टम? हम्म, मिडिवल इंडिया में पढ़ा होगा, है ना। मनसबदारी सिस्टम क्या था कि मुगल्स क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरे एरिया को ऐसे डिवाइड कर देते थे, और वहां पे वो क्या करते थे, हर एरिया का एक मनसबदार जो था उसको बनाते थे, मनसबदार को। और उस मनसबदार के दो काम होते थे, एक काम रेवेन्यू कलेक्ट करना, और दूसरा काम आर्मी मेंटेन करना। दो काम होते थे। ठीक है, इससे पहले जब दिल्ली सल्तनत का टाइम होता था, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उनका इक्तदारी सिस्टम होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। इक्तदारी सिस्टम में क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था इक्तदार्स को, लैंड्स को इक्ताज में बांटा होता था, और जो इक्तदार होता था उसको रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देना होता था। ठीक है, अपना एरिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलानी है, जो पैसा बचेगा वो राजा को देना है, वो इक्तदारी सिस्टम था। उसी की मॉडिफिकेशन है मनसबदारी सिस्टम, इक्तदारी की। मनसबदारी में रेवेन्यू के साथ साथ आपको अब क्या क्या करना है, आपको अब रेवेन्यू का देखो डिफरेंस एक क्या था मनसबदारी सिस्टम में, कि मनसबदारी सिस्टम में जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो अपने एरिया से, वो आप अपने पास नहीं रखोगे, अब सारा का सारा रेवेन्यू किसको दोगे? किंग को दोगे, किंग को, मुगल एम्परर को। ठीक है, उसको दोगे, और वो मुगल एम्परर आपको उसके बदले में सैलरी देगा। मनसबदारी सिस्टम में ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी, सैलरीड ऑफिशियल होते थे वो। ठीक है, इक्तदारी में ऐसा नहीं था। और मनसबदारी में उनको आर्मी भी मेंटेन करनी होती थी अपने अंडर, इक्तदारी में ऐसा नहीं था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को देते थे। हाँ, अपने पास रखते थे ना, लेकिन वो जो बच जाता था, जैसे आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया, अपने एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। ठीक है, और जो पैसा बच गया वो राजा को दे दिया। ठीक है, मनसबदारी में जो पैसा आपके पास आ रहा है सारा का सारा आप राजा को दोगे, राजा उसके बदले में आपको फिर सैलरी देगा। ठीक है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था आर्मी मेंटेन करने वाला जो सिस्टम। तो मनसबदार की, जितना बड़ा मनसबदार है उसको उतनी बड़ी आर्मी अपने अंडर मेंटेन करनी होगी। जितनी आर्मी वो मेंटेन करेगा, ठीक है, उतने ही उसको क्या करना पड़ेगा, घोड़े भी मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जात और सवार दो चीजें होती थी मनसबदारी सिस्टम में। जात मतलब आपका रैंक क्या है, और सवार मतलब आप कितने घोड़े और घुड़सवार अपने अंडर रखोगे। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर जितना बड़ा मनसबदार हो, तो इससे होता क्या था, इस सिस्टम में अब ब्रिटिश जो ये मुगल एम्परर है उसकी टेंशन सारी खत्म है, उसको कुछ नहीं सोचना है। एडमिनिस्ट्रेशन भी मनसबदार संभालेगा, रेवेन्यू कलेक्शन भी संभालेगा, आर्मी को भी वही मेंटेन करेगा।
मुगल एम्पर का बस इतना काम होगा, जब लड़ाई होगी वो उसको ऑर्डर देगा आर्मी ले आओ, और वो आर्मी ले आएगा। और मनसबदार उस टाइम पे काफी लॉयल होते थे टू द मुगल एम्पर। ठीक है, औरंगजेब तक ये सिस्टम बाहर से ही चला, बहुत सही चला, इसीलिए मुगल एम्पायर जो था पूरे इंडिया में स्प्रेड किया, है ना। लेकिन औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज की वजह से मनसबदारी सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, पॉलिसीज उसकी क्या थी, बड़ी सारी ऐसी पॉलिसीज थी, जैसे कि उसने क्या किया, साउथ इंडिया की एनेक्सेशन स्टार्ट की। इंडिया में मुगल एम्पायर का कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही था, साउथ इंडिया में उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। मतलब वो किंग मानते थे कि अथॉरिटी अल्टीमेटली मुगल्स की है, बट वहां पे डायरेक्टली कभी रूल नहीं किया मुगल्स ने। ठीक है, लेकिन इसने बोला, औरंगजेब ने बोला कि मैं भी क्या करूं, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली साउथ इंडिया में जाके क्या करूंगा, रूल करूंगा। ठीक है, तो इसने बड़ी बैटल्स लड़ी साउथ इंडिया में जाके। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान, बैटल्स लड़ोगे तो पैसा लगेगा, ठीक है, और आप अपनी कैपिटल से दूर रहोगे, दिल्ली से दूर रहा ये काफी टाइम तक, जिसकी वजह से पीछे जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे इससे अलग होना स्टार्ट हो गया। और जैसे 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 इसकी डेथ हुई 1707 में, उसके बाद जो रीजनल किंगडम्स थी, जो पहले जहां पे मुगलों ने अपना गवर्नर बिठाया था, जैसे बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। हाँ, प्रिंसली स्टेट्स बन गई बहुत सारी। ठीक है, और उसका फायदा फिर उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने उन सब प्रिंसली स्टेट्स को लड़वाया आपस में, धीरे धीरे उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। फिर मुश्किल होता ब्रिटिशर्स के लिए लड़ना। अगर इंडिया में एक ही रूल होता सेंट्रलाइज्ड, जैसे मुगल्स का था, स्ट्रांग, तो फिर नहीं लड़ पाते ब्रिटिशर्स। समझ आई? अब देखो, तो अभी हमें पढ़ना कहां से, एडवेंट ऑफ, पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पहले 3 चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग है। तो यूरोपियंस के एडवेंट में सबसे पहले तो सीक्वेंस याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद ना डच। ठीक है, पुर्तगीज के बाद डच, के बाद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स, और लास्ट में फ्रेंच। ठीक है, ये 5 यूरोपियंस आए थे, और इनका सीक्वेंस सीक्वेंस पे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेन्स एंड फ्रेंच। ठीक है, इस सीक्वेंस में आए। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगीज आए। ठीक है, अच्छा सवाल यहां पे ये उठता है कि क्यों आए भाई, और क्या इससे पहले नहीं आते थे क्या? हम्म, क्या पहले यूरोपियंस का इंडियंस के साथ ट्रेड नहीं होता था? 1949 के पहले वास्को डी गामा जब आया, उससे पहले क्या ट्रेड नहीं होता था? होता था। ठीक है, तो ये हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 1498 से स्टार्ट हुआ, वास्को डी गामा आया। हाँ देखो क्या होता था, हाँ सी के थ्रू रास्ता, पहले जो रास्ता था पुराना वो सिल्क रूट था। ठीक है, सिल्क रूट पुराना रास्ता है, चाइना से होता हुआ जाता है, चाइना फिर इंडिया, ठीक है, इंडिया से फिर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से फिर यूरोप की तरफ जाता है। सिल्क का ट्रेड उस रास्ते से होता था, इसलिए उसको सिल्क रूट बोलते थे। ठीक है, ये ट्रेड बड़ा एंशियंट इंडिया से, ये एंशियंट टाइम से ये सिल्क रूट चलता आ रहा है। बट 15th सेंचुरी में कुछ हुआ। क्या हुआ? 15th सेंचुरी में जो एक जगह थी यहाँ पे यूरोप में, यूरोप जहां से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, टर्की में एक जगह थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया। देखो यहाँ पे ना सेंट्रल एशिया में और यूरोप में दो बड़ी किंगडम्स हुआ करती थी। सेंट्रल एशिया में ये जो अरब थे वो रूल किया करते थे, और यूरोप में रोमन एम्पायर जो था वो पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। जैसे इंडिया में आप देखते हो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर, हाँ ऐसे वहां पे रोमन एम्पायर हुआ करता था, बड़ा पावरफुल एम्पायर। ठीक है, अब ये रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी के बाद इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। 7th सेंचुरी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है हिस्ट्री में, क्या हुई है? हम्म, इस्लाम आ गया था। ठीक है, 7th 8th सेंचुरी में इस्लाम आया, और इस्लाम जैसे ही आया तो इस्लामिक जो रूलर्स थे उनकी एक पॉलिसी ये थी कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम को स्प्रेड करना है। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया हम अपने कंट्रोल में लें। ठीक है, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट चाहते थे पूरी दुनिया का, इसलिए बड़ा जल्दी 7th सेंचुरी के बाद आप देखते हो 15th 16th 17th सेंचुरी आते आते ऑलमोस्ट 70% दुनिया में इस्लामिक रूल हो गया था। ठीक है, हर जगह इस्लामिक रूल हो गया था।
यूरोप के कुछ देश छोड़ दें अगर हम तो हुआ क्या, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी एक, वो किसके कब्जे में चला गया, ऑटोमन तुर्क्स, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो रेड सी है, जहां पे रेड सी पता है ना कहां पे, आप ना यहां आ जाओ, वहां से आप देख भी लोगे ना, ये देखो रेड सी कहां पे है? ये है रेड सी, ये वाला। ठीक है, अब यूरोप ये है आपका, ठीक है, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ठीक है, ये है आपका ब्रिटेन, ठीक है, ये है नीदरलैंड जहां से डच आए थे। तो ये इन सब कंट्रीज से लोग आए हैं इंडिया में। तो पहले ये किस रास्ते से जाते थे, हाँ, ये जो रेड सी है, ये वाला रास्ता, इधर से आएंगे, या तो इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, या फिर इस रास्ते से होते हुए रेड सी से होते हुए ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो रेड सी था ये किसकी मोनोपोली हुआ करता था, इसके ऊपर किसका कंट्रोल था, अरब्स का, अरब्स का कंट्रोल था। हाँ ठीक है, अब अरब्स का इसके ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, और ये वाला जो रास्ता है, दूसरा वाला जो लैंड वाला रास्ता है, ठीक है, रहने दो इसको, जो लैंड वाला रास्ता है वो किसके कंट्रोल में चला गया, तुर्क्स के कंट्रोल में चला गया। तो अब क्या हो गया, जो भी यूरोपियंस हैं उनको अगर ट्रेड करना है इंडिया के साथ, तो उनको वाया अरब से ही करना पड़ेगा, अरब की बात माननी पड़ेगी, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही करना, एक ही वही रास्ता उनको पता था और कोई रास्ता पता नहीं था। ठीक है, और ये अरब इस चीज का फायदा उठा रहे थे। ये क्या बोल रहे थे कि अगर आपको जो भी सामान चाहिए इंडिया से हम आपको दे देंगे, बट महंगा देंगे, जो 10 रुपए की चीज मिल रही है वो 100 रुपए में देंगे। तो यूरोपियंस ने बोला कि ये तो बड़ी गलत बात है, तो हमें क्या करना होगा, कोई ऑल्टरनेट रूट ढूंढना होगा इंडिया जाने का। ठीक है, समझ गए, तो ऑल्टरनेट रूट ढूंढने की कोशिश स्टार्ट होगी, और 15th सेंचुरी में ही शिप बिल्डिंग में और नेविगेशन में बड़ा तरक्की कर चुका था यूरोप। ठीक है, उसका भी इनको फायदा हुआ। ठीक है, 1497 में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास। ठीक है, अब इस ट्रीटी में क्या होता है, जो पावरफुल किंगडम्स हैं वो अपने बीच में एक ट्रीटी करते हैं, पुर्तगाल और स्पेन ये थोड़ी पावरफुल होते हैं उस टाइम पे, तो अपने बीच में क्या करते हैं, समझौता करते हैं, और ये बोलते हैं कि हम नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, दो हिस्सों में नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को बांटेंगे, और एक कंट्री एक हिस्से पे कंट्रोल करेगी, दूसरी कंट्री दूसरे हिस्से पे कंट्रोल करेंगे, और इसके लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। कहां पे, एक आइलैंड था केप वर्दे आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स, केप वर्दे आइलैंड्स, उसके वेस्ट में 1300 माइल उसके वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। केप वर्दे आइलैंड जो है ये बिल्कुल इसके जहां पे यूरोप है उसके बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे एक आइलैंड है। ठीक है, तो वहां पे 1300 माइल उसके किसके, इसके वेस्ट में एक लाइन ड्रॉ की, और उसको बोला कि उस लाइन के ईस्ट में सारा कौन रखेगा, पुर्तगाल, मतलब इंडिया वाला एरिया सारा कहां चला गया, पुर्तगाल के पास, और उस लाइन के वेस्ट में मतलब अमेरिका वाला, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, कनाडा, ये वाला एरिया ये कौन रखेगा, स्पेन रखेगा। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने अब इन्होंने फिर शुरू कर दिया, इन्होंने वायजेस भेजना शुरू कर दी, शिप्स के थ्रू लोग ढूंढना शुरू कर दिया लोगों ने इंडिया जाने का रूट। यही ढूंढते ढूंढते इन्होंने अमेरिका भी ऐसे ही ढूंढा था। ठीक है, कुछ शिप्स लेके ये अमेरिका चले गए और इनको लगा ये इंडिया है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये इंडिया नहीं है। तभी आपको वहां पे जो आइलैंड, जैसे वेस्ट इंडिया है ना, जो वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसको वेस्ट इंडिया क्यों बोलते हैं, उनको लगा वही इंडिया है। ठीक है, और इंडिया, वो इंडिया तो यूरोप के वेस्ट में है, तो उसको वेस्ट इंडिया नाम दे दिया, पर एक्चुअली तो इंडिया ईस्ट में है। ठीक है, इंडिया को ढूंढ रहे थे, इंडिया आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया से जो स्पाइसेस आते थे, जो सामान आता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। ठीक है, इनको मीट प्रिजर्व करके रखना होता था, उसके लिए इनको मसाले चाहिए होते थे लॉन्ग टर्म में। अब तो नहीं है इतनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, उस टाइम पे बाकी देश, बाकी दुनिया में इकोनॉमीज नहीं थी इतनी स्ट्रांग। ठीक है, इंडिया उस टाइम पे पूरी दुनिया की जीडीपी का 30 to 40% हिस्सा इंडिया से जाता था, पूरी जीडीपी का। ठीक है, इंडिया बहुत रिच कंट्री हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो है पहली बार उसको, वो 3 शिप लेके इंडिया आया। ठीक है, और उसकी हेल्प किसने की, एक पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद, शिप का पायलट। ठीक है, उसने उसकी हेल्प की, और वो मई 1498 में कैलीकट के पोर्ट पे, केरला का जो पोर्ट वाला एरिया है कैलीकट, वहां पे पहुंच गया वो। ठीक है, वहां पे किसका रूल हुआ करता था उस टाइम पे, समुद्री, समुद्री राजा का नाम था समुद्री, या उसको जैमोरिन कहा जाता है। ठीक है, तो रूलर कौन था कैलीकट का, ये सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। रूलर कौन था, जैमोरिन या फिर
समुद्र। इसने इसका स्वागत किया वास्को डी गामा का। ठीक है, तो वास्को डी गामा वहां पे आया और बड़े अच्छे से कुछ दिन रहा वहां से, और वहां से बहुत सारा सामान लेके वापस गया। ठीक है, शिप में। और जो जितना सामान वो वापस लेके गया, जब वो सामान उसने वहां पे बेचा यूरोप में जाके, तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कि वो पागल हो गए कि भाई अगर हम इतना प्रॉफिट है तो हमें अब यही करना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक और वॉयेज लेके वहां से एक और बंदा आया जिसका नाम था पेड्रो अलावरेज कैब्रल 1500 में। ठीक है, अब इसके टाइम पे कन्फ्लिक्ट भी हुआ लोकल्स के साथ, कैलिकट में जो इनकी पुर्तगीज फैक्ट्रीज। अच्छा, इस टाइम में जो भी फैक्ट्रीज की बात हम करेंगे, फैक्ट्रीज का मतलब क्या होगा, जहां पे वो लोग अपना सामान, गोडाउन जिसको बोलते हैं ना हम, गोदाम जिसको बोलते हैं, जहां पे सामान इकट्ठा करके रखते थे, फिर शिप में चढ़ा के उसको बाहर ले जाते थे, तो उसको फैक्ट्री बोला जाता था। तो इसने अपनी पहली जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी वहां पे कैलिकट के पोर्ट पे, वहां पे लोकल्स के साथ भी कुछ इनका झगड़ा हुआ, और इसने कैब्रल ने वहां पे, देखो लड़ाई क्या थी, पुर्तगीज जब इंडिया में आए तो सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन करेगा बताओ, कौन रेजिस्ट करेगा? इंडियंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या दिक्कत है, अभी तो ये ट्रेड करने आ रहे हैं, तो इंडिया पहले से ट्रेड कर रहा था एंशिएंट टाइम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है इनसे। दिक्कत किसको हो रही है? अरब्स को। रूलर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, अरब्स को दिक्कत है। अरब्स को क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो भी ट्रेड कर रहे हैं इंडियंस के साथ, और उनको लग रहा है कि हमारा कंपटीशन आ गया अब, है ना। तो अरब्स के साथ इनकी, और अरब्स जो थे वो रूलर्स को भटकाते थे कि भाई देखो ये पुर्तगीज आ रहे हैं, इनको मारो, इनको मत परमिशन दो यहाँ पे, तो ऐसा कन्फ्लिक्ट चलता था वहां पे। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद वास्को ड गामा दोबारा आया था, 2 बार वास्को ड गामा आया, ये भी याद रखना। दोबारा कब आया? 1501 में आया, और इसने कैनेनोर में एक फैक्ट्री लगाई साउथ इंडिया में ही। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, एक परमानेंट गवर्नर अपॉइंट किया। ठीक है, धीरे धीरे जब इनका ट्रेड बढ़ने लगा पुर्तगीज का इंडिया में, तो इन्होंने बोला कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब हम एक परमानेंट वहां पे बंदा रखते हैं जो देखेगा हमारा पूरा सिस्टम कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला गवर्नर जो इन्होंने अपॉइंट किया उसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको, फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 3 सालों के लिए 1505 में इसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब इसी बंदे ने पुर्तगीज की वहां पे जगह को कंसोलिडेट करने का काम किया। ठीक है, प्रॉपर जो ट्रेड था और प्रॉपर इनकी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने का काम, एक पूरा अपना नाम इंडिया में बनाया इस बंदे ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, इसने गुजराती नेवीज और इजिप्शियन नेवीज को, कंबाइंड नेवीज ने अटैक किया था इनके ऊपर, और इसने उनको हरा दिया था। ठीक है, इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट में अरब्स रूल करते थे, उन अरब्स के साथ प्रॉब्लम थी। ठीक है, उन अरब्स ने क्या किया, गुजरात का जो किंग था उसको अपनी साइड कर लिया, और उसको बोला कि इसके ऊपर अटैक करो, इसके शिप के ऊपर अटैक करो। तो इसने उनके साथ लड़ाई की और उनको हरा दिया, पर उस लड़ाई में इसका बेटा मारा गया था। ठीक है, तो ये शिप में, ये ना इसकी इसकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि सी में अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि आपसे कोई जीत ना सके, ओशियंस में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दो कि आपसे कोई जीत ना सके, तो फिर आप लैंड को भी कंट्रोल कर लोगे। इसके हिसाब से जो ओशियंस को कंट्रोल करेगा वही बंदा लैंड को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद सेकंड गवर्नर कौन आता है? इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आता है अल्फेंसो डी अल्बुकरिक। ठीक है, दूसरा गवर्नर अल्फेंसो डी अल्बुकरिक। अब अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक और सिस्टम भी लाया था जिसका नाम था कार्टेज सिस्टम, वो भी याद रखना, CARTAZ, कार्टेज सिस्टम। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कार्टेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, कार्टेज सिस्टम होता था कि जो नेवी होती थी ना उनको ट्रेड लाइसेंस देने का काम करते थे। ठीक है, कि कौन कौन से शिप्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वो ट्रेड को उनको लाइसेंस देने का काम जो है ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करता था, कि भाई ये हमारा एरिया है, यहाँ पे अगर आपके पास ये लाइसेंस होगा तो ही आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? कार्टेज बोलते थे। उस लाइसेंस को क्या बोलते थे? कार्टेज बोलते थे, और इस लाइसेंस सिस्टम को कार्टेज सिस्टम बोलते थे। अपने ट्रेड को बेसिकली ज्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है, इन्होंने ये सिस्टम लाया था, याद रखना ये भी। ठीक है, उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकरिक जो है, इसके बारे में क्या याद रखोगे, इसने यहाँ पे इंडियंस के साथ शादी करने का जो था वो सिस्टम स्टार्ट किया। अपने लोगों को बोला कि यहाँ पे शादियां करो आप, क्योंकि अगर आप चाहते हो यहाँ के लोगों के साथ मिक्स होना, यहाँ के लोगों का विश्वास जीतना, तो आपको यहाँ पे शादियां करनी पड़ेंगी, यहाँ पे सेटल होना पड़ेगा प्रॉपरली। तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने, पुर्तगीज लोगों ने इंडिया में शादियां करना स्टार्ट की, यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट किया।
धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। ठीक है, उसके बाद इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, इसने जो ये है गोवा, बीजापुर का जो सुल्तान होता था उसके कंट्रोल में होता था गोवा उस टाइम पे। तो वो गोवा जो पुर्तगीज का बाद में स्ट्रांग होल्ड बना, ठीक है, पुर्तगीज स्टेट बाद में, जब ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल हो गए, फ्रेंच पावरफुल हो गए, तो पुर्तगीज स्टेट फिर सिर्फ एक ही जगह पे रह गई थी इंडिया में, कहां पे, गोवा में, बाकी पूरी इंडिया में कहीं नहीं थे ये। तो वो गोवा इनको कब मिला था, उसी टाइम पे जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क रूल कर रहा था। ठीक है, और वो किसने दिया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर में। और ये पहली इंडियन टेरिटरी है जो किसी यूरोपियन को हमने दी है, समझ गए, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी जो किसी हमने यूरोपियन को दी है, गोवा किसने दी है, सुल्तान ऑफ बीजापुर ने। किसको दी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद इसने एक और काम किया था, क्या किया था, सती सिस्टम को अबॉलिश किया था अपने एरिया में, जहां पे इनका था सिस्टम वहां पे इन्होंने सती, सती पता है ना आपको क्या होता था, क्या होता था सती, हाँ, हस्बैंड के मरने के बाद जो वाइफ होती थी वो भी उसकी पायर पे बैठ जाती थी जिंदा, उसको हम सती बोलते हैं, तो उसको इसने अबॉलिश किया था। ठीक है, उसके बाद नई क्रॉप्स भी लेके आया था, कौन कौन सी, टोबैको, कैश, और भी बड़ी सारी चीजें पुर्तगीज लेके आए। इसके ऊपर यूपीएससी में भी इस साल भी क्वेश्चन आया था, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी में ही आया था। ठीक है, इस बार आया था कि पाइन एप्पल, पपाया और गावा, ये कौन लेके आया था, नहीं इस बार सिर्फ पाइन एप्पल पे आया था, पाइन एप्पल और शायद पपाया पे आया था, पाइन एप्पल और पपाया। ठीक है, देखो जो मिर्ची होती है, मिर्ची, मिर्ची, आलू, टमाटर, ठीक है, उसके बाद ये टोबैको, कैश्यू, पाइनएप्पल, गावा, पपाया, सबका सब कौन लेके आया, पुर्तगीज, याद रखना। ठीक है, समझ में आया, सारी चीजें कौन लेके आया, पुर्तगीज लेके आए। ठीक है, लिख लेना कहीं पे साइड में। ठीक है, ये दो चीज तो लाए हैं, ये सबको पता होता है वैसे, टोबैको और कैश्यू का तो आपको पता होता है, पर इसके साथ और क्या लाए हैं, चिलीज, ठीक है, टोमेटोज, पोटैटोज, पपाया, पाइनएप्पल भी, गावा, ठीक है, ये सब चीजें यही लेके आए हैं। नेक्स्ट गवर्नर कौन बना, नीनो द कुन्हा। ठीक है, इसने क्या इंपॉर्टेंट किया, इसके टाइम पे एक ही चीज याद रखना, इसने हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, और इसने गुजरात के कोस्ट पे ना एक आइलैंड है, बेसिन, सेल्सिट एंड बेसिन, दो आइलैंड है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो बेसिन आइलैंड है ये इसने लिया था किससे, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में एक बार। ठीक है, कि जो ये जो बेसिन आइलैंड है ये पुर्तगीज ने किससे लिया था, किससे लिया था, बहादुर शाह, गुजरात का रूलर हुआ करता था, उससे लिया था। ठीक है, उसके बाद इसने बंगाल में भी अपना इंफ्लुएंस डालना शुरू कर दिया था, वहां पे हुगली में इसने हेडक्वार्टर बनाए थे अपने। ठीक है, पर इवेंचुअली बंगाल में इनका उतना, इनका कहीं पे भी बाकी इंडिया में गोवा को छोड़ के ज्यादा इन्फ्लुएंस चलता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े एरोगेंट होते हैं ये, पुर्तगीज सबसे ज्यादा एरोगेंट यूरोपियंस से, इनको लगता था कि हम ही सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं। ठीक है, कहां कहां पे इनकी इंडिया में स्टेट थी, कहां कहां पे इनकी फैक्ट्रीज थी, कहां कहां पे ट्रेड करते थे। ठीक है, एक तो जो गोवा का कोस्ट है, 60 माइल्स कोस्ट गोवा का, वो इनके कंट्रोल में होता था। ठीक है, फिर मैंगलोर, कैननोर, कोचिन, कैलीकट, ये सब साउथ इंडिया में जगह है। ठीक है, यहां पे इनका कंट्रोल होता था। फिर चेन्नई में सेंट थॉम्स, ठीक है, वहां पे। फिर आंध्र प्रदेश में नागपट्टनम। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ये पहले यूरोपियंस से जो इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे 1961 में। ठीक है, अच्छा, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी इनकी, इनका यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग का कोई इतना बड़ा सपना नहीं था कि हम पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर ले, था ऐसे कि जितना एरिया आ जाए उतना ठीक है, पर बहुत बड़े वो नहीं थे। लेकिन ये था कि ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, अच्छा, ठीक है, और उस चक्कर में ये मुस्लिम्स को परसिक्यूट भी करते थे, मारते थे। ठीक है, जहां जहां पे पुर्तगीज थे वहां वहां पे इन्होंने मुस्लिम्स को बहुत मारा है। हिंदूज के साथ थोड़े ठीक थे, लिबरल थे। ठीक है, दो फादर्स थे इनके, रोडोल्फो एक्वेविया और ये अंटोनियो मोंजेरेटा।
ठीक है, जो अकबर के कोर्ट में गए थे अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अकबर क्या था, अकबर थोड़ा सा लिबरल था, सेकुलर था वो, ठीक है, उसने अपना एक रिलीजन भी बनाया था, दीन इलाही, है ना। तो वो थोड़ा सा लिबरल, और वो क्या करता था, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को फतेहपुर सीकरी में बुलाता था, ठीक है, वहां पर रिलीजियस डिस्कशंस करता था वो। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इसी को अगर हमने राजा को ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया तो पूरा इंडिया हमारा हो जाएगा, इनका सपना ये था। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की ऐसा ये करने की, अपने 2 बंदे भेजे वहां पे, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, समझ में आया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है इन दोनों के नाम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पुर्तगीज धीरे धीरे मुगल्स के साथ इनकी लड़ाई होगी। लड़ाई क्यों होगी, इनके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से, ठीक है। एक बार इन्होंने 1613 में जहांगीर पुर्तगीज ने क्या किया, मुगल शिप्स कैप्चर कर लिए, ठीक है, किंग की शिप्स को कैप्चर कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से किंग नाराज हो गया, ठीक है। फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर जब आए तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री लगाने की परमिशन ना मिले यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने मुगल्स के साथ बड़े नेगोशिएशंस की, पर कुछ काम नहीं आया, ठीक है। इंग्लिश के पास ये बड़ी सही चीज थी कि वो सही टाइम पे सही रुख रखते थे अपना। तो उन्होंने जब तक मुगल्स स्ट्रांग थे तब तक उन्होंने मुगल्स की चापलूसी की, पर ये चापलूसी नहीं करते थे पुर्तगीज, इसीलिए ये ज्यादा उनको पसंद भी नहीं थे मुगल्स को। पर ब्रिटिशर्स बड़े चाप, आपको पता है, जहांगीर जब जहांगीर के कोर्ट में जब कैप्टन हॉकिन आया तो उसकी भाषा सीख के आया, पर्शियन भाषा, और उसी की भाषा में उसके साथ बात करने लगा, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसने उसको मनसबदार भी बना दिया तभी, ठीक है। तो किसी को खुश करना हो तो उसकी तारीफ ही करनी पड़ती है, तारीफ करो खुश हो जाएगा। तो पर ये नहीं करते थे वो चीज़, जिसकी वजह से इनको उतना फायदा मिला नहीं, ठीक है। फिर मुगल्स के साथ क्योंकि इनको नहीं बनी ज्यादा, तो मुगल्स ने क्या किया, हुगली को वापस से कैप्चर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मराठास ने बाद में सेल्सेट और बेसिन जो आइलैंड थे इनके पास, वो इनसे ले लिए, ठीक है। हाँ यार, अभी क्लास में हूँ। ठीक है, तो मराठास ने इनसे सेल्सिट और बेसिन वापिस ले लिया। उसके बाद जैसे ही बाकी यूरोपियन पावर्स आई, डच आए, ठीक है, इंग्लिश आए, तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ गया, तो पुर्तगीज वैसे ही वीक हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें करनी है डेट्स लर्न आपको, जो नहीं करनी होंगी मैं बता दूंगा, पर ये करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर डेट्स ही नहीं आती होंगी कैसे अरेंज करोगे, अरेंज नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सब, इस नोट्स के ऊपर कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। कम से कम सी डेट याद ना भी रहे तो सीक्वेंस याद रहे कि पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था, ठीक है। कुछ कुछ इवेंट्स तो याद रखो ताकि आप पेपर में एलिमिनेट करके ही कर लो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सूरत इनसे कब चला गया था, 1612 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास चला गया, ब्रिटिशर ने 1613 में उधर फैक्ट्री लगा दी थी। फिर 1663 में डच ने जितने भी मालाबार कोस्ट पे इनके फोर्ट थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1683 में मराठा ने गोवा को भी इन्वेड कर लिया था, बाद में वो तो मराठा वीक हो गए तो फिर वापस से गोवा इनके, नहीं तो मराठा ने गोवा भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, इनकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी, मतलब उस टाइम की, बाद में तो ब्रिटिशर्स की अच्छी हो गई फिर, पर ब्रिटिशर्स तो बाद में आए हैं, ये काफी पहले है ब्रिटिशर से, तो उस टाइम पे सबसे अच्छी नेवल पावर, इन्होंने जो इनके जो शिप्स हुआ करते थे उनके ऊपर कैनन्स हुआ करते थे, तोप के गोले जो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और सिस्टम, जो ड्रिलिंग ग्रुप होता है इन्फेंट्री का, इन्फेंट्री पता है ना, वो आर्मी जो पैदल चलने वाली आर्मी होती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो उसकी ये उनको ड्रिलिंग करवाते थे, उनको परेड करवाते थे प्रॉपर, पूरा एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी इनकी, ठीक है। जो ये होते हैं ना सिल्वर स्मिथ गोल्ड स्मिथ, सुनार सुनार आपके, वो भी इन्होंने ही यहाँ पे लाई है गोवा में, ठीक है। तो ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है पुर्तगीज के बारे में, याद रहेगा, हो गया याद, ठीक है। घर पे जाके हाँ बस बस इतना ही आपको याद, इतना याद रखोगे आप पुर्तगीज के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। कोई फिर बड़ा ही मुश्किल, देखो हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं वो, फिर तो वो कहीं से कौन सी बुक से पढ़ोगे आप, कितना पढ़ोगे, पर इतना भी कर लोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर कोई डिसेंट क्वेश्चन आया तो कर पाओगे उसको आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन आया, डच, ठीक है। डच के बारे में कुछ खास इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। डच सबसे पहले कहाँ आए थे, फर्स्ट डचमैन आया था सुमात्रा, ठीक है, जावा सुमात्रा, ये जो इंडोनेशिया वाले आपके आइलैंड्स हैं वहां पे आए थे सबसे पहले, कब 1596 में, ठीक है। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कब बनी थी, 1602
1602 में, 1602 में ये बनी थी। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी लगाई थी मसूलीपट्टनम में। कब लगाई थी? 1605 में, 5 में। फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई थी? 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, उसके बाद नागपट्टनम भी इन्होंने इससे पुर्तगीज से लिया था। ठीक है, पुल्लीकट में इन्होंने, मद्रास में एक जगह है पुल्लीकट, वहां पे फैक्ट्री लगाई थी 1609 में, और 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। फैक्ट्रीज की डेट इनकी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605, उसके बाद पुल्लीकट में 1609 और सूरत में 1616। ये 3 फैक्ट्रीज के याद रखना। ठीक है, उसके बाद इनकी ब्रिटिशर्स के साथ वॉरफेयर, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो काफी लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, और उसके बाद इनके 1667 में ब्रिटिश और इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज साइन था कि हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है, लड़ेंगे नहीं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडिया पे कंसंट्रेशन करते हैं और तुम सारी कंसंट्रेशन, तुम सारा ट्रेड वहां पे करो, इंडोनेशिया में करो, हम वहां पे नहीं आएंगे, तुम यहां पे नहीं आओगे। ठीक है, इंडिया में जो ब्लैक पेपर के ऊपर ट्रेड हुआ था और स्पाइसेस के ऊपर ट्रेड होता था, उसमें ऊपर इनकी मोनोपोली होती थी। ठीक है, ब्लैक पेपर, काले मिर्च और स्पाइसेस के ट्रेडों के ऊपर डच की मोनोपोली होती थी बाद में। लेकिन इनका भी एम्पायर बिल्डिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, ये ट्रेड ही करने आए थे। ठीक है, समझ गए। और लास्ट में एक बैटल इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बिदारा 1759 में, जहां पे इंग्लिश जो है डच को हराते हैं और डच फाइनली इंडिया से चले ही जाते हैं फिर उसके बाद, 1759 के बाद। ठीक है, उसके बाद इनका कोई रोल नहीं है फिर इधर 1759 के बाद। ठीक है, आए कहां से थे? नीदरलैंड से आए थे। ठीक है, बैटल ऑफ बिदारा याद रखना 1759, और फैक्ट्रीज याद रखना इन्होंने कौन कौन सी लगाई हैं और किस किस में इनकी मोनोपोली थी। बस ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, समझ गए, बाकी कुछ याद नहीं रखना यहां से। नेक्स्ट कौन है? ब्रिटिशर्स। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स, सबसे ब्रिटिश, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वो गवर्नमेंट ने खुद लोग भेजे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो आए थे यहां पे वो एक प्राइवेट कंपनी आई थी पर। ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए, मतलब गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी थी ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो ब्रिटेन में एक प्राइवेट कंपनी बनती है जिसका नाम था, ठीक है, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और उस टाइम पे क्वीन कौन होती है ब्रिटेन की? क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में ये कंपनी बनती है, और इनिशियली इसको 15 साल की मोनोपोली क्वीन देती है। कितने साल की? 15 साल की मोनोपोली, मतलब अगले 15 साल तक ब्रिटेन से कोई और कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा इनको बोला जाता है। और 1609 में ये मोनोपोली को इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, कि अब आपकी मोनोपोली जब तक रहेगी तब तक सरकार आपको कुछ बोलती नहीं है, तब तक आपकी मोनोपोली रहेगी। और बाद में फिर ये मोनोपोली खत्म की जाती है 1813 में। ठीक है, 1813 में फिर सिर्फ चाय और चीन के साथ ट्रेड में रहती है, और 1833 में कंप्लीट मोनोपोली इनकी खत्म कर दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। ठीक है, 1609 में आया, फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांग रहा था सूरत में, बट नहीं मिली। ठीक है, 1609 में आया, फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी, नहीं मिली। लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में ट्रेड करना शुरू कर दिया था इन्होंने, ये याद रखना। 1611 में मसूलीपट्टनम में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और मसूलीपट्टनम में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगी थी, आप क्या आंसर है? सूरत। हाँ, टेम्परेरी फैक्ट्री पहली लगी थी। देखो, परमानेंट फैक्ट्री फर्स्ट इनकी सूरत में लगी है। ठीक है, 1613 में। ठीक है, 1613 में इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में ही लगी है, बट काम करना इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में शुरू कर दिया था। तो एक टेम्परेरी सेटलमेंट वहां पे बना चुके थे, उसको उन्होंने परमानेंट 1616 में किया था। तो मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगी थी वो 1616 में परमानेंट बनी थी, पर वहां पे काम शुरू 1611 में ही हो गया था। तो ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी पेपर में कि मसूलीपट्टनम को आंसर टिक करें कि सूरत को टिक करें। देखो, अगर तो उन्होंने ऐसे टेम्परेरी और परमानेंट दिया होगा फिर तो आपको पता होगा, लेकिन अगर सीधे ऐसे लिखा कि कहां पे फर्स्ट फैक्ट्री थी, ठीक है, तो फिर सूरत ही करना। कभी कभी पर वो आंसर की में मसूलीपट्टनम भी कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, हाँ हाँ आया है एक बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही आया था, पर मुझे आंसर उसका मुझे लग रहा है मसूलीपट्टनम क्या था तब उन्होंने। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जब मसूलीपट्टनम और देंगे ना तब सूरत नहीं देंगे फिर वो ऑप्शन है।
हाँ हाँ, अगर सूरत ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर आप मसूलीपट्टनम ही लगाना। आप ये नहीं सोचना कि मसूलीपट्टनम में तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सही अपने दिमाग में रखना ये चीज़। ठीक है, तो पहले फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली कैप्टन हॉकिन को, लेकिन फिर कैप्टन थॉमस जो है 1612 में उसने पुर्तगीज को हराया और फिर इनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन 1613 में मिल गई। ठीक है, और ये फैक्ट्री किसके अंडर लगी थी? थॉमस एल्डवर्थ के अंडर, ये भी याद रखना। किसके अंडर लगी थी? थॉमस एल्डवर्थ के अंदर ये फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर इनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली कहाँ पे? आगरा में, अहमदाबाद में, ब्रॉच में। ठीक है, और ये कैप्टन थॉमस रो को मिली फिर बाद में, इसके बाद कैप्टन एल्डवर्थ के बाद। ठीक है, उसके बाद जो बॉम्बे था, बॉम्बे, बॉम्बे अभी वाला पूरा आपका महाराष्ट्र का एरिया, सारा का सारा नहीं पर कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, कुछ पार्ट गुजरात का, ये सबको हम बॉम्बे बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो बॉम्बे को गिफ्ट, बॉम्बे जो था वो गिफ्ट में मिला था ब्रिटेन को। ठीक है, किंग चार्ल्स टू को मिला था पुर्तगाल के किंग से एज डाउरी। पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी उससे शादी की थी उसने, तो एज दहेज उसको ये पूरा बॉम्बे मिल गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1687 में अपना जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट किया था सूरत से, कहां? बॉम्बे। ठीक है, ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में 3 जगह पे था इनिशियली। कहां कहां पे? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, ये 3 जगह पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, और इन तीनों जगह पे इनके अलग अलग गवर्नर्स होते थे इनके। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पुर्तगीज और डच के साथ 1687 आते आते इनकी पीस हो गई थी, मतलब उनके साथ शांति हो गई थी, उनके साथ कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हाँ हाँ, थे। ठीक है, उसके बाद देखो 1632 में इनको एक गोल्डन फरमान मिला था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा भी छोटी सी किंगडम थी ये इसी में साउथ इंडिया में ही। ठीक है, वहां के गोल्डन फरमान समझते हो ना क्या होता है? फरमान क्या होता है? ऑर्डर, किंग का जो ऑर्डर होता है उसको फरमान बोलते हैं। ठीक है, तो इनको एक फरमान मिला। क्या फरमान मिला? कि आपको साल का 500 पगोड़ा हमें पे करना है। पगोड़ा मतलब करेंसी उस टाइम की, तो 500 पगोड़ा पे करना है, और उसके बदले में आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के पोर्ट्स में आप फ्रीली क्या कर पाओगे? ट्रेड कर पाओगे। 500 पगोड़ा आपको हमें देना है। ठीक है, 1639 में इनको मद्रास में फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने की इजाजत मिल गई। ठीक है, जो बाद में क्या बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। ठीक है, उसके बाद हरिहर और महानदी डेल्टा उड़ीसा में भी इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई 1633 में। ठीक है, अच्छा, उस टाइम पे बंगाल का जो सूबेदार होता था, गवर्नर, ये मुगलों के अंडर होता था, अभी सब मुगल्स के अंडर हैं। ठीक है, तो बंगाल का सूबेदार होता था शाह शुजा। ठीक है, 1651 में उसने इनको परमिशन दी कि आप मुझे साल का 3000 रुपए दो। ठीक है, और उसके बदले में आप बंगाल में भी फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो धीरे धीरे अब इनका ट्रेडिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हुगली में इन्होंने फैक्ट्री लगाई फिर इसी परमिशन के बाद। 1651 में इनकी फैक्ट्री कहाँ लग गई? हुगली में भी लगी। इनकी फैक्ट्रीज भी याद रखना। ठीक है, हुगली में इनकी फैक्ट्री लगी। ठीक है, और इन्होंने बंगाल में कंपनी ने एक अपना गवर्नर भी अपॉइंट किया जिसका क्या नाम था? विलियम हेज। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि बंगाल में पहला गवर्नर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कौन था? विलियम हेज। ठीक है, मुगल गवर्नर कौन था बंगाल का? शाइस्ता खान। कौन था? शाइस्ता खान। ठीक है, और बाद में 1686 में मुगल्स ने हुगली के ऊपर अटैक कर दिया, ब्रिटिशर्स का जहां पे कंट्रोल था उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको सैक कर लिया। ठीक है, बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी। ठीक है, पर बाद में वो मसला हल हो गया फिर। ठीक है, 1698 में ब्रिटिशर्स को 3 गांव की जमींदारी मिल गई थी। जमींदारी 3 गांव की, किस किस की? सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकता। ठीक है, बंगाल में ही, बंगाल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 गांव की जमींदारी मिली थी 1698 में। ठीक है, और बंगाल में जो इनकी फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, जो इनकी किलाबंद था, वहां पे किला था इनका, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्ट विलियम। ये मैच दी कॉलम में आता है, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जगह याद रखना कौन सा कहां पे। ठीक है, बंगाल में, हाँ, हुगली के साथ में ही। ठीक है, पहले हमने मद्रास में देखा ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, 1715 में फारूक सियार जो था मुगल एम्परर था। कौन था? फारूक सियार। ठीक है,
फारूक सियार इनको एक फरमान इशू करता है जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इनके लिए बड़ा ही कैसा फरमान क्या था जिसने इनकी पूरी पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, जिसने इनकी इंपॉर्टेंस को एकदम से बढ़ा दिया, कंपनी की इंपॉर्टेंस को। क्या था इस फरमान में? इस फरमान में इसने बोला 3 एरिया के लिए ये फरमान इशू किए थे, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। और तीनों एरियाज में इनको बोला गया कि आपको ट्रेड कंसेशंस देंगे हम। ठीक है, कंपनी को बेसिकली पावर दी टू इशू दस्तक। क्या पावर दी? टू इशू दस्तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, दस्तक इशू करने की पावर दे दी। दस्तक क्या था? कि कंपनी के बंदे ड्यूटी फ्री पास इशू कर सकते थे किसी भी बिजनेसमैन को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दस्तक इशू करने का काम नवाब का होता था, मतलब जो उधर का रूलर है उसका होता था। ये राइट किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया कि आप इस एरिया में आप ही बिजनेस कर रहे हो तो आप ही दस्तक भी इशू करो। ज्यादा पावर दे दी उनको। यही दस्तक का सबसे ज्यादा मिसयूज कंपनी ने किया है और इतनी करप्शन की, इतना पैसा कमाया इन्होंने। पर इतनी बड़ी चीज क्यों की फारूक सियार ने? फारूक सियार क्यों इतना मेहरबान हो गया? क्योंकि फारूक सियार एक बार बीमार हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है, और बीमार हुआ तो ठीक नहीं हो रहा था, तो ब्रिटिश सर्जन ने एक ने उसको ठीक किया, डॉक्टर ने। तो उसने बोला कि मेरे पे आपका एहसान है, अब आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। उसके बदले में खुश हो गया, उसने ये सब दे दिया। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फरमान था जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है कंपनी का? ठीक है, फारूक सियार का फरमान 1715 में इशू किया गया था। ठीक है, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, ये बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हैं, छोटी छोटी प्रोविंसेस नहीं है। इन सारी प्रोविंसेस में इनको दस्तक इशू करने की परमिशन मिल गई। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अच्छा, एक और राइवल कंपनी भी थी ब्रिटिशर्स की, जो इनके साथ एक और कंपनी बनी थी जो इसको चैलेंज कर रही थी। बाद में ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई थी, इसको छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स के बाद कौन आया? फ्रेंच आया। ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फ्रेंच देखते हैं। तो फ्रेंच कौन है? फ्रेंच से पहले डेन्स भी आए हैं, पर डेन्स ने यहाँ पे कोई ना ही ट्रेड में उनका इंटरेस्ट था, ना ही एम्पायर बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। उनका एक ही इंटरेस्ट था, क्या? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना लोगों को। ठीक है, इसलिए उनकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये याद रखना, उनका वो फ्रेंच से पहले आए हैं। ठीक है, ये लास्ट यूरोपियंस कौन आए? फ्रेंच आए। ठीक है, तो फ्रांस का रूलर लुई 14। ठीक है, जब वो रूलर था उस टाइम पे एक कंपनी बनती है 1664 में जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या डिफरेंस है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी। ये मेजर डिफरेंस है इसका। ठीक है, इनको कितने साल की मोनोपली मिली थी? 50 साल की इनको मोनोपली मिली थी। ठीक है, और 1667 में फ्रैंकोइस कैरन इंडिया में आया और उसने फैक्ट्री लगाई कहां पे? सूरत में। ठीक है, 1667 में, याद रखना। ठीक है, अब देखो, फ्रेंच जो थे उनका स्ट्रांग होल्ड, इन्होंने एक इंडिया में एक जगह थी पौंडीचेरी। ठीक है, वहां पे ही सेटल हुए ये ज्यादा। पौंडीचेरी एक्चुअली इन्होंने ही फाउंड किया था 1674 में। ठीक है, और वहीं पे रहे ये। ठीक है, इनका वही स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। हालांकि 1693 में डच ने इसको कैप्चर किया था, पर डच बाद में फिर इंडिया से चले गए, तो वापस से इन्हीं के पास आ गया था ये। ठीक है, अब फ्रेंच के साथ देखो, सबसे ज्यादा लड़ाई फ्रेंच के साथ किसी की थी तो वो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब 17th सेंचुरी आते आते पुर्तगीज अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे थे, इतने पावरफुल नहीं रहे थे, ना ही डच इतने पावरफुल रहे थे। तो यूरोप में दो ही ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम पे। कौन कौन? फ्रेंच और ब्रिटेन। ये दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज वगैरह थे। तो इनकी लड़ाई सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इनकी लड़ाई इंडिया में भी थी, मतलब इंडिया से वहां पे भी थी, यूरोप में भी थी, और जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज थी, जहां जहां पे ये रूल करते थे, वहां वहां पे इनकी लड़ाई थी। ठीक है, ये चाहते थे कि यूरोप में किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसके चक्कर में ये आपस में लड़ते थे। ठीक है, अब इंडिया में भी इनकी राइवलरी थी जिसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बोला जाता है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ हुई काफी, जिनको हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। क्या बोलते हैं? तो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं। कितनी? 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? देखो क्यों हुई है वॉर्स? क्योंकि इनकी भाई हिस्ट्री है राइवलरीज की, पहले से लड़ रहे हैं इंग्लैंड और फ्रांस में। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रिया एक
किंगडम हुआ करती थी यूरोप में, वहां पे जब किंग मरा तो अगला राजा कौन बनेगा उसके ऊपर लड़ाई स्टार्ट हो गई। एक बंदे को ये सपोर्ट कर रहे थे, एक को ब्रिटिशर्स, एक को फ्रेंच, तो इसके ऊपर लड़ाई थी। ठीक है, फिर साउथ इंडिया में जो कंडीशंस थी उसकी वजह से इनकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और हैदराबाद में जो कंडीशंस थी, देखो साउथ इंडिया में दो किंगडम्स थी छोटी छोटी, एक हैदराबाद एक कार्नेटिक, दो अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। अब ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1740 की बात कर रहे हैं। अब औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, अभी तक 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। अभी जो मुगल रूल कर रहे हैं वो वीक मुगल्स हैं, वो बस अपना एरिया को ही कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा सा, दिल्ली वाला, उनको कोई लेना देना नहीं बंगाल में कौन रूल कर रहा है, हैदराबाद में। ये अब हैदराबाद जो है क्या बन चुका है, इंडिया, हैदराबाद 1724 में इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुका था। ठीक है, अब हुआ क्या, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का कारण क्या है, ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुई है। ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, उसकी वजह से इधर लड़ाई स्टार्ट हो गई। 1740 से लेकर 48 के बीच में ये वॉर हुई है। इमीडिएट कॉज क्या हुआ इसका, इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच शिप्स को सीज कर लिया, जिसकी वजह से फ्रेंच जो थे वो प्रोवोक हो गए और उन्होंने क्या किया, मद्रास को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई बढ़ गई। ठीक है, अब ये लड़ाई खत्म हो गई 1748 में। 1748 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, फ्रांस में ये ट्रीटी साइन होती है, एक्सला चैपल, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वॉर को ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब इस वॉर में आपको क्या याद रखना है, एक तो इसका कॉज थोड़ा सा याद रखना, उसके इस वॉर में एक बैटल हुई है, बैटल ऑफ सेंट थोम। ठीक है, कौन सी बैटल, बैटल ऑफ सेंट थोम। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थोम, मद्रास में ये बैटल हुई है फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में। किस किस के बीच में, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कहां का रूलर था, कार्नेटिक का। ठीक है, अब आगे आगे किंग्स के नाम आएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर होना नहीं आप कंफ्यूज। ठीक है, किस किस के बीच में ये वॉर, फ्रेंच वर्सेस अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है, कार्नेटिक का नवाब। कहां का नवाब, कार्नेटिक का नवाब है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं याद रखने वाला। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल याद रखना, यहीं से ये क्वेश्चन तो बड़ी बार पूछा जा चुका है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल कौन सी कार्नेटिक वॉर में हुई है, या फिर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है 1749 से लेके 1754 तक चली, और इसका मेन कारण था इंटरफेरेंस ऑफ ड्यूप्लेक्स इन लोकल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। क्या कारण था, इंटरफेरेंस ऑफ ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स कौन था, एक फ्रेंच कमांडर। ठीक है, उसने यहां पे जो लोकल पॉलिटिक्स थी नवाबों की, उसके बीच में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया कि भाई अगला नवाब कौन बनेगा, आपको कैसे काम करना है, ये सब उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट की। इंडिया में देखो हम बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और शासन करो का काम शुरू किया, पर वो काम एक्चुअली में स्टार्ट किसने किया था, ड्यूप्लेक्स ने। इसी से सीखा फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब हुआ क्या, इधर थोड़ी सी कहानी है। दो जगह हैं, हैदराबाद और कार्नेटिक। ठीक है, हैदराबाद में जो निजाम था, जो रूलर था, उसकी डेथ हो जाती है 1748 में। कब डेथ हो जाती है, 1748 में उसकी डेथ हो जाती है। और उसका बेटा था जिसका नाम था नासिर जंग, और उसका पोता था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। बेटे का नाम नासिर जंग, पोते का नाम मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई लग गई कि नवाब कौन बनेगा। ठीक है, और नासिर जंग को सपोर्ट करने लगे कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, और मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट करने लगा, फ्रेंच। तो लड़ाई शुरू हो गई। सेम कंडीशन कार्नेटिक में भी है। कार्नेटिक में नवाब दोस्त अली रूल करता था 1732 से लेकर 1739 तक। ठीक है, अब 1743 में नवाब दोस्त अली ने ही अनवरुद्दीन को क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया। किसको, अनवरुद्दीन को। अब अनवरुद्दीन जो था वो नवाब बन गया, लेकिन ये जो दोस्त अली था इसका ना एक सन इन लॉ था, सन इन लॉ समझते हो ना, दामाद, जिसका नाम था चंदा साहेब। ये मराठाओं की जेल में था। कहां पे था, और जब ये नवाब बना कौन, अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन नवाब बना तो चंदा साहेब ने बोला कि भाई नवाब तो मैं बनना चाहिए, मेरे को बनना नवाब, मैं उसका दामाद हूं। ठीक है, तो ये क्लेम करने लगा कि मैं बनूंगा नवाब। ठीक है, अब ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं चंदा साहेब को। ठीक है, और फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं चंदा साहब को, और ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं अनवरुद्दीन। देखो याद रखना, ब्रिटिशर्स हमेशा जो सही बंदा है उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो बनना चाहिए एक्चुअली में नवाब।
और जो बीच में उंगली कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नासिर जंग को कर रहे हैं इंग्लिश, और यहां पे इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अनवरुद्दीन को। यहां पे फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को, यहां पे किसको कर रहे हैं, दोस्त अली को, इसको सॉरी चंदा साहेब को। ठीक है, अब अनवरुद्दीन को चंदा साहेब ने मार दिया, बैटल हुई, बैटल ऑफ अंबर। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि बैटल ऑफ अंबर जो है वो कौन सी कार्नेटिक वॉर में हुई है, कौन सी कार्नेटिक वॉर में हुई है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हुई है। ठीक है, तो चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग ने मिलकर क्या किया, इसको मार दिया। ठीक है, दोनों को कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को इन्होंने नवाब भी अपॉइंट कर दिया, एक को हैदराबाद का, दूसरे को कहां का, हाँ हाँ, नासिर जंग को नहीं मारा है अभी। ठीक है, अनवरुद्दीन को मारा है अभी सिर्फ बैटल ऑफ अंबर में। ठीक है, उसके बाद लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने अटैक कर दिया आर्कॉट के ऊपर, आर्कॉट एक कैपिटल हुआ करती थी कार्नेटिक रीजन की। ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया 1751 में और हरा दिया इनको। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में नेगोशिएशंस हुई और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई है। यहाँ पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, ट्रीटी ऑफ जगह, जगह जगह, हैदराबाद के साथ में ही एक जगह थी कार्नेटिक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो जाती है इनकी 1758 से लेके 1763 तक। ठीक है, ये भी यूरोप की वॉर की वजह से, सिर्फ सेकंड कार्नेटिक वॉर इंडियंस की वजह से हुई है, बाकी सारी जो वॉर्स हुई हैं इनकी वो यूरोप में उनका कारण है। तो वहां पे 7 इयर्स वॉर इनकी स्टार्ट हुई 1756 से लेके जो 63 तक चली, और उसी के ये रिफ्लेक्शन में इंडिया में भी इनकी जंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहां पे अब फ्रेंच आर्मी किसके अंडर थी, काउंट डी लाली। यहां पे फ्रेंच आर्मी का कमांडर कौन था, काउंट डी लाली, जिसने इंग्लिश फोर्ट्स को कैप्चर किया विजयनगरम में और सेंट डेविड में, और फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई इनकी। ठीक है, और यहां पे एक बैटल होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ वॉन्डिवाश 1760 में। बैटल ऑफ वॉन्डिवाश में ब्रिटिशर्स डिसाइसिवली फ्रेंच को हरा देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश आर्मी कमांडर कौन होता है यहाँ पे, जनरल आयरकूट। कौन होता है, जनरल आयरकूट, जनरल आयरकूट याद रखना है। ठीक है, उनका कौन है, काउंट डी लाली, और ब्रिटिशर्स का कौन है, जनरल आयरकूट। ठीक है, और फाइनली इस बैटल के बाद फ्रेंच बड़े ह्यूमिलिएट होते हैं। ठीक है, और हार जाते हैं, और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में। ठीक है, और इसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं इनको लगता है कि ज़्यादा ही कर दिया हमने फ्रेंच के साथ, तो उनको क्या करते हैं, उनको बोलते हैं आप अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप वापस आपको दे देते हैं। पर फ्रेंच बोलते हैं कि नहीं, हम इतने भी क्या नहीं है, हाँ इतने भी गिरे हुए नहीं है कि आपकी बांटी हुई खैरात लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, और फ्रेंच जो थे फाइनली उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया से खत्म हो गया, पौंडीचेरी तक वापिस नहीं गए। हाँ हाँ, पौंडीचेरी तक ही रहे। ठीक है, तो लेकिन एक चीज समझो यहां से कि ब्रिटिशर्स इस टाइम पे क्या है, एक प्राइवेट कंपनी, और फ्रेंच क्या है, तो एक प्राइवेट कंपनी ने एक पूरी गवर्नमेंट को हरा, एक देश को हरा दिया। यही तो हो रहा है ना, फर्क पड़ता है, देखो अभी आपको आगे पता चलेगा ना, फर्क पड़ता है कि एक प्राइवेट कंपनी इंडियंस को भी तो कर लेगी कंट्रोल अब। तो ये प्राइवेट कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हो रही है, तो भी तो ज्यादा पावरफुल होते, तो और ज्यादा पावरफुल होते। ठीक है, ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा पावरफुल हुए कैसे, हाँ इनके पास पैसा बड़ा आ गया था, जो दस्तक इशू करने का इनको राइट दिया, इन्होंने इतनी करप्शन की, इतना पैसा इनके पास था, बहुत पैसा इनके पास। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे जो इनकी कंट्री थी ब्रिटेन में, वहां को उनको बोला कि भाई हम यहाँ पे फ्रेंच हमारे साथ पंगे ले रहे हैं, और फ्रेंच हमारे साथ पंगे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी आपके साथ लड़ाई है, प्राइवेट कंपनी के साथ इनकी क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, इनकी तो ब्रिटेन के साथ लड़ाई है। तो आप हमें लड़ने के लिए ब्रिटेन जो रॉयल ट्रूप्स हैं वो वहां से भेजो। ठीक है, तो फ्रेंच को हराने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, रॉयल ब्रिटिश ट्रूप्स का। ठीक है, तो रॉयल ब्रिटिश ट्रूप 1740 में जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुई तो वो वहां से इन्होंने यहाँ पे बुला लिए। ठीक है, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और ये रॉयल ट्रूप्स इन्होंने कार्नेटिक वॉर्स के खत्म होने के बाद वापस नहीं भेजे, इधर ही रखे। पैसे देती थी ना ये कंपनी उसको, हर साल, हर साल
ये जो कंपनी है पैसा देती थी उसको। अभी आगे आगे देखो आप कैसे, फिर अभी ब्रिटिशर्स को पता चलेगा धीरे धीरे। पहले तो ब्रिटिशर्स ऐसे सोच रहे थे कि ठीक है भाई एक कंपनी उधर काम करिए, जब उन्होंने देखा कि पैसा इतना आ रहा है वहां से, और जो इनका लाइफस्टाइल है, जो कंपनी के बंदे रूल कर रहे हैं, हाँ ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी हमें कंपनी को क्या करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए ना। क्यों लेके आए 1773 में? क्योंकि 1757 से लेके 1773 के बीच में बंगाल को पूरा कंट्रोल कर लिया इन्होंने, और बंगाल से इतना पैसा कमाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो वहां पे उनको लगा पीछे कि भाई ये तो इंडिया को खा जाएंगे पूरा, और हमें कुछ खाने से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनको ये था कि हमें नहीं देंगे ये ज्यादा, ठीक है। तो इससे ब्रिटेन का फायदा हो, इसलिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए 1773 में। और इंडियंस ने किया 1857 में रिवोल्ट। उसके पहले ऐसे इंडिविजुअल लेवल्स पे छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ। बड़ा फॉल्ट ये था कि इंडियंस में वो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। इंडिया एज ए नेशन एंटिटी जो था वो उनके दिमाग में नहीं था। उनको ये पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आके कंट्रोल कर रहे हैं। जो आम इंसान था इंडिया का, वो उसको इस चीज के बारे में नहीं था कोई इतना खास कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उनके लिए तो ठीक है मुगल रोल कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का। वो तो धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स का उन्होंने रूल देखा कि कैसे वो इकोनॉमी को हमारी खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे जब फेमाइन्स आए, धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा। हाँ हाँ, गलती आम लोगों की नहीं है, गलती है यहाँ के रूलर्स की। उनको तो समझ आ रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। अपनी को भी नहीं बचाया, अपना पर्सनल बेनिफिट बचाते रहे। अंग्रेजों ने बोला तुम्हें पैसे देंगे, अय्याशी करो। उन्होंने बोला ठीक है हम अय्याशी करते हैं, हमने क्या करना है। तो लोग करप्ट हो चुके थे बेसिकली, ठीक है। किसी ने की हिम्मत लड़ने की, तो उनका हम नाम याद रखते हैं, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारे जो छोटे मोटे रूलर्स हैं जिन्होंने कोशिश की लड़ने की। जैसे मराठाज ने लड़ाई की इनके साथ, ठीक है। हाँ, जैसे मैसूर में इनके खिलाफ लड़ाई हुई, तो ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा नहीं हुआ कि सब इकट्ठे करके इनके साथ लड़ रहे हैं। वो भी कोशिश की बंगाल में, पर उतनी खास लेवल पे नहीं हो पाई, ठीक है। समझ गए? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन्स जो आए थे, ठीक है, मिशनरी एक्टिविटीज के लिए आए थे, बस। समझ गए? ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है पेपर में कभी कभी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट इसमें, एक तो ये कार्नेटिक वॉर्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, किसकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे, और जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं पुर्तगीज ही लाए हैं मैक्सिमम, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको मैंने बताया थोड़ा थोड़ा, ये सारा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कि अब ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाना अपना स्टार्ट किया, उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था। अभी तक हम इंडिया के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, हम तो बस ब्रिटिशर्स की आपस यूरोपियंस का ही आपस में देख रहे हैं कि जो लड़ाई बड़ाई हो रही है, ठीक है। इंडिया में क्या चल रहा था? तो इंडिया में औरंगजेब का रूल चला 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। और उसकी जो मिसगाइडेड पॉलिसीज थी, उसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो गया काफी, ठीक है। एक तो वो रिलीजियसली बड़ा इनटॉलरेंट था, ठीक है। दूसरा वो भरोसा नहीं करता था सब पे। जैसे अकबर जो था, वो दूसरे रिलीजन्स के लोगों पे भी भरोसा करता था, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देता था। इसका ऐसा नहीं था, ठीक है। ये बड़ा दादा अपने आप को क्या बोलता था औरंगजेब? जिंदा पीर। क्या बोलता था? जिंदा पीर बोलता था। जिंदा पीर समझते हो? पीर समझते हो क्या होता है? नहीं नहीं, पीर वो होता है जो जो मुस्लिम्स में मर जाते हैं ना, तो फिर उनकी जो जहाँ पे वो बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उसको पीर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता था मैं जिंदा पीर हूँ, मतलब सेंट हूँ, इस्लामिक सेंट हूँ मैं, ठीक है। अपने कोर्ट में किसी को हंसने भी नहीं देता था, ठीक है। जो गाना बजाना होता था वो सब बंद करवा दिया था इसने, हाँ सब बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत थी। तो इसकी डेथ हो जाती है 1707 में, और उसके बाद वीक मुगल्स का रूल स्टार्ट होता है उसके बाद, ठीक है। हाँ, औरंगजेब ऑब्वियसली स्ट्रांग था, ठीक है। तो वीक रूलर्स में हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहम्मद शाह जो थे 1719 से लेके 48 तक इसने रूल किया है, ठीक है। इसके टाइम पे ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी है सारी, ठीक है। जो हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, सब ने अपने आप को अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट घोषित किया, वो इसी के टाइम पे किया। उसके बाद नादिर शाह ने अटैक किया 1739 38 39 में,
कोहिनूर लूट के लेके गया जो, ठीक है, अफगानिस्तान से, पर्शियन एम्पायर एम्परर था नादिर शाह, ठीक है। पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर इंडिया से लेके गया था, और 70 करोड़ रुपए उस टाइम पे, कितने, 70 करोड़ रुपए इंडिया से लूट के गया था, ठीक है। फिर अहमद शाह अब्दाली आया, वो भी लूट के गया, 1748 में आया एक बार, फिर 1767 में आया, ठीक है। 1761 में इसकी अब्दाली की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई, ठीक है, किसके साथ, मराठास के साथ, जो मराठास हार गए। ये बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसने इंडिया की हिस्ट्री का कोर्स चेंज किया। अगर ये बैटल नहीं हुई होती तो ब्रिटिशर्स कभी भी मराठास को हरा नहीं पाते। ब्रिटिशर्स में की इतनी औकात नहीं थी कि वो मराठास को हरा पाए, लेकिन इस बैटल के बाद मराठास इतने वीक हो गए कि फिर वो रोक नहीं पाए ब्रिटिशर्स को। हाँ हाँ, मराठास को बहुत नुकसान हुआ इसमें, ठीक है। अच्छा देखो कौन कौन वीक रूलर्स थे औरंगजेब के बाद। सबसे पहला था बहादुर शाह वन, 1709 से लेके 1712 तक इसने रूल किया है। इसको बोलते थे शाह बेखबर। क्या बोलते थे, शाह बेखबर, मतलब इसको अपने रूल का कुछ पता नहीं होता था क्या चल रहा है, ये अफीम खाते थे ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद पैसिफाइंग पॉलिसी, मराठास के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं करता था, मतलब उनको बोलता था कि आराम से रहो, शांति से रहो, ठीक है। उसके बाद आया जहांदार शाह, ठीक है। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, जुल्फिकार खान, ठीक है, बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है। इसने एक इजारा सिस्टम लाया था, ठीक है, जैसे मंजबदारी सिस्टम, ऐसे एक इजारा सिस्टम लेके आया था, और इसने जजिया को भी अबॉलिश किया था। जजिया को री इम्पोज किसने किया था, औरंगजेब ने। अकबर ने पहले उसको अबॉलिश किया था, औरंगजेब ने दोबारा से री इम्पोज किया था। इसने उसको, अकबर से पहले, अकबर से पहले, ये तो सल्तनत के टाइम से चलता आ रहा है जजिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आया फारूक सियार। फारूक सियार वही जिसने फरमान इशू किया था, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम, ठीक है। इसने भी जजिया को अबॉलिश किया था, ठीक है। उसके बाद इसको सैयद ब्रदर्स ने मरवा दिया था, ठीक है। नोबल्स हुआ करते थे इनके कोर्ट में, सैयद ब्रदर्स, उन्होंने इसको मरवा दिया था। उसके बाद है रफीउद दराजत। रफीउद दराजत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रूल है वो सबसे छोटा रूल है, इसने कुछ महीने रूल किया है बस, ठीक है। उसके बाद रफीउद्दौला, ठीक है, इसको टाइटल मिला था शाहजहां टू का, और ये भी ओपियम एडिक्ट, अफीम खाता था, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद शाह, इसको भी टाइटल मिला था रंगीला का। रंगीला मतलब अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ही पैसा खर्च करता था, लग्जरियस लाइफस्टाइल फॉलो करता था, ठीक है। इसको इसने सैयद ब्रदर्स जो थे ना, किंग मेकर्स बोलते थे उनको, ठीक है, उनकी मर्जी होती थी, बड़े पावरफुल थे, तो जिसको किंग बनाना चाहते थे उसको किंग बनाते थे, तो इसने सबसे पहले आके उन्हीं को मरवाया, ठीक है। 1720, इस मैंने बोला ना इसी के टाइम पे सारी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, तो 1724 में निजामुल मुल्क जो था, उस वो हैदराबाद का वजीर वो करता था, उसने इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली हैदराबाद की, ठीक है। उसके बाद एक बैटल हुई थी नादिर शाह और इसके बीच में, मोहम्मद शाह के बीच में, बैटल ऑफ करनाल जिसको बोलते हैं, 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने इसको बंदी बना लिया था, किसको, मोहम्मद शाह को, ठीक है। उसके बाद आया अहमद शाह, 1748 से लेके 1754 में, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट रूलर था ये भी, इसके टाइम पे जितना भी काम था वो सब उद्दम भाई संभालती थी, इसकी माँ, ठीक है। फिर आया अलामगीर टू। अलामगीर टू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अलामगीर टू के टाइम पे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुई है, बंगाल में, ठीक है। तो इसके टाइम पे हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि बैटल ऑफ प्लासी कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे हुई है, किसके टाइम पे हुई है, अलामगीर टू के टाइम पे, अलामगीर टू के टाइम पे, अहमद शाह के टाइम पे नहीं, ठीक है। उसके बाद शाहजहां टू, इसको जोड़ो। उसके बाद शाह आलम टू आ गया फिर, ठीक है। शाह आलम टू के टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है शाह आलम टू के टाइम पे, बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1764 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है 1765 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। फिर अकबर टू, 1806 से लेके 1837 में। अकबर टू का बस एक चीज याद रखो, राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था, ठीक है। फिर आया बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह टू, ठीक है, जो लास्ट मुगल एम्परर है, जिसने 1857 तक इंडिया में रूल किया है, लास्ट मुगल एम्परर। इसको फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब रिवोल्ट क्रश किया ब्रिटिशर्स ने, इसको रंगून भेज दिया, देश निकाला दे दिया, ठीक है, वहां पे इसकी डेथ हो गई, ठीक है, समझ गए। और अभी जो मुगल्स के आगे सक्सेसर्स हैं वो क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में, ठीक है, हाँ सच में रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। तो लीगल टर्म्स में मुगल एम्पायर कब खत्म हुआ है, जब 1858 का एक्ट आया नवंबर 1 में, क्वीन विक्टोरिया ने जब ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को अब ऑफिशियली ब्रिटेन गवर्न करेगा, तब मुगल रूल ऑफिशियली खत्म हुआ
नवंबर 1 1858। नहीं भाई, उनके पास पावर भी तो थी तब तक, पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे काज ऑफ डिक्लाइन तो छोड़ो, अभी हम पढ़ेंगे रीजनल स्टेट्स। ठीक है, रीजनल स्टेट्स मतलब वही जो छोटी छोटी स्टेट्स थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। रीजनल स्टेट्स तीन टाइप की थी, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स और रेबल स्टेट्स। ठीक है, सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो डायरेक्ट मुगल एम्पायर के अंडर आती थी। किसके अंडर आती थी? डायरेक्ट मुगल एम्पायर के अंडर आती थी, और बाद में उन्होंने बोला कि अब हम अलग से रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी है? जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स कौन है? जो पहले भी ब्रिटिश मुगल्स के कंट्रोल में नहीं थी डायरेक्टली। ठीक है, जैसे मैसूर हो गया, केरला हो गया, ये पहले भी इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट किंगडम। न्यू स्टेट जो पहले स्टेट्स थी ही नहीं, अब नई स्टेट्स में, जैसे मराठा। मराठा पहले कोई अलग स्टेट नहीं हुआ करती थी, ये ऐसे ही जंगलों में कहीं छुप छुप के अटैक किया करते थे, पर बाद में ये भी इन्होंने एक अपनी प्रॉपर किंगडम बनाई अपने लिए। ठीक है, ऐसे ही सिखों के पास भी एक परमानेंट स्टेट नहीं होती थी, बट इस टाइम पे इन्होंने बनाई, रंजीत सिंह ने एक परमानेंट स्टेट बनाई अपने लिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जाट्स ने कोई इतनी बड़ी स्टेट तो बनाई नहीं है, पर फिर भी चूरामन और बदन सिंह ने उन्होंने कोशिश तो की थी। ठीक है, अब किस किसने बनाया है ये देखो। अवध, अवध को किसने फाउंड किया था? आसिफ जाह ने। ठीक है, आसिफ जाह हाउस से किलिच खान ने किया था, जिनका दूसरा नाम था निजामुल मुल्क। क्या नाम था? निजामुल मुल्क। ठीक है, 1724 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ शक्करखेड़ा, डेक्कन में। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ शक्करखेड़ा होती है, जहां पे मुगल्स के वाइस रॉय को ये हराता है। कौन? निजामुल मुल्क। मुगल मुगल वाइस रॉय कौन होता है? मुबेरज खान। तो मुबेरज खान को कौन हराता है? निजामुल मुल्क, बैटल ऑफ शक्करखेड़ा में, और अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम बनाता है। वैसे ही अवध जो है उसको किसने फाउंड किया है? सदात खान ने, जिसका दूसरा नाम क्या था? बुरहानुल मुल्क। ठीक है, इसका आगे सक्सेसर कौन था? सफदर जंग। ठीक है, बंगाल को किसने फाउंड किया था? मुर्शिद कुली खान ने। इसी ने बंगाल को प्रॉस्परस भी बनाया था। बंगाल इंडिया की सबसे प्रॉस्परस स्टेट थी। इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसका 60% कहां से आता था? बंगाल से आता था। ठीक है, इसका आगे बेटा कौन था? शुजाउद्दीन। ठीक है, उसके आगे फिर सरफराज खान, उसके बाद फिर अलीवर्दी खान। ठीक है, उसके बाद वोडियार्स कहां पे रूल करते थे? मैसूर में। वोडियार किंगडम हुआ करती थी, मैसूर में रूल करती थी। बाद में इनको सक्सीड किसने किया? हैदर अली ने, और फिर उसके बेटा टीपू सुल्तान ने। ठीक है, ऐसे ही केरला में कौन रूल करता था? मारतंड वर्मा। ठीक है, जाट्स में चूरामन और बदन सिंह, बाद में सूरजमल। ठीक है, सिखों में अलग अलग मिसल्स थे। मिसल्स मतलब छोटे छोटे एरिया, ठीक है, जहां पे छोटी छोटी किंगडम्स रूल किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे 12 मिसल्स थे। ठीक है, जिनको स्टार्ट किसने करवाया था? देखो, सिखों को खालसा में अरेंज किसने करवाया था? गुरु गोबिंद सिंह ने। क्यों? रिलीजियस परसिक्यूशन से बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल रूलर्स थे वो सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इनको ना करें उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था? एक एक फोर्स बनाई जो लड़ेगी मुगल्स के साथ, उसको नाम दिया खालसा। ठीक है, बाद में इसी खालसा को लीड किसने किया? बंदा बहादुर ने। ठीक है, पर बंदा बहादुर की डेथ के बाद ये खालसा बिखर गया फिर काफी। बाद में फिर इसमें मिसल्स बन गए, अलग अलग 12 मिसल्स बने। उसमें से ही एक मिसल था जो बड़ा फेमस था, जिसका नाम था शुक्र चक्य मिसल, जिसके लीडर थे महान सिंह। उन्हीं का बेटा था रंजीत सिंह, जिसने अपने लिए एक इंपॉर्टेंट जो है किंगडम बनाई, जिसकी कैपिटल जो थी लाहौर थी। ठीक है, लाहौर जिसकी पॉलिटिकल कैपिटल थी, और अमृतसर जिसकी रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो रंजीत सिंह जब तक रहा तब तक ब्रिटिशर्स ने सिखों के ऊपर अटैक नहीं किया। रंजीत सिंह की डेथ होती है 1739 में, और उसके बाद ब्रिटिशर्स फिर एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं 1740 के बाद। ठीक है, समझ गए? ठीक है, उसके बाद ये रोहिलखंड और फारुखाबाद, यहां पे भी ये रूलर्स रूल किया करते थे, अली मोहम्मद खान और ये सब। ये चाटुस्पथी और टोल्स क्या हुआ करते थे? दीज आर द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, जहां पे पढ़ाई होती थी, इसको चाटुस्पथी और टोल्स बोला जाता था। कहाँ कहाँ पे थे? काशी में, तिरहत में, नादिया में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि क्या होते हैं ये। ठीक है, पर्शियन एजुकेशन का सेंटर कहाँ पे था? पटना में, अजीमाबाद में। यहाँ पे पर्शियन एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में किसने बनाया था? आसफुद्दौला ने। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जयपुर की पिंक सिटी किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह ने।
ठीक है, जहाँ पे 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज उन्होंने बनाई थी। समझ में आया? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक ले लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। याद हो गया जितना पढ़ा? इसको रिवाइज करता रहना। प्री के लिए हिस्ट्री पढ़ना थोड़ी सी बोरिंग होती है, मेंस के लिए पढ़ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, मेंस में हम ज़्यादा फैक्ट्स पे कम काम करते हैं और क्यों हुआ कैसे हुआ उसके ऊपर ज़्यादा करते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, तब ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तब तो पहला चैप्टर पढ़ने में आपको हफ्ता लगेगा ऑब्वियसली। अब जो चीज़ महीने में पढ़ी जा सकती है वो 2 दिन में पढ़ोगे तो उसको याद करना मुश्किल। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो तो अगर मैं भी इसको नहीं पढ़ूं तो मेरे को भी भूल जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, हिस्ट्री में आपको समझ तो आ जाएगा, कहानी तो समझ आ ही जाती है, उसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं टेक्निकल, कहानी में सुनाऊंगा आप सुन लोगे आपको मजा भी आ जाएगा, पर घर पे जाके तो भूल जाओगे ना। तो आपको डेट्स याद रखनी है, आपको वो सारा भूल जाती है। जैसे इकोनॉमी आप एक बार पढ़ो और आपने कंसेप्ट एक बार पढ़ लिया तो फिर आप वो क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो जिंदगी में, है ना? हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपको, हाँ ज्योग्राफी भी जो टेक्निकल चीज़ें उसमें है, फिजिकल ज्योग्राफी वाला तो आपको मैपिंग ही आपको थोड़ी रिवाइज करनी पड़ती है, बाकी तो आपको याद ही रहता है उसमें। हाँ। हम्म। इसमें बहुत रट्टा, ये देखो यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में बड़ा रट्टा मारना पड़ता है, बहुत रट्टा मारना पड़ता है। बार बार पढ़ोगे 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 तो रट्टा बचेगा। हिस्ट्री में तो रट्टा मारना ही पड़ता है। नहीं नहीं, अपने नाम थोड़ी बोलेंगे। पर ये है कि हाँ देखो स्टार्टिंग में मैंने, जब मैंने भी ये खुद पढ़ी थी तो मैं भी इतना कंफ्यूज हो जाता था, कुछ ही ऐसे मन करता था सर फाड़ दूं अपना, कुछ भी याद नहीं। अभी तो आपने अब जब पूरी एंड तक पढ़ लोगे ना ये, ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसे लगेगा। अभी तो हम 6 दिन में पढ़ेंगे, एक दिन में भी मैं आपको पूरी पढ़ा सकता हूँ ये, पर आपको ऐसे हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, नहीं तो कुछ याद नहीं रहता फिर। पर धीरे धीरे जब रिवाइज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो फिर हो जाता है याद। वो फिर ठीक है, पर हाँ ये बात है, मॉडर्न में ये है कि आप अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एंशेंट में अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया उल्टा सीधा तो जो मर्जी कर लो, फिर आप नहीं कर सकते उसको क्वेश्चन को। हाँ, लिटरेचर ही सबसे मुश्किल है उसमें, कभी भी जैन लिटरेचर कुछ भी पूछ देते हैं वो, अगर उन्हें पूछना हो कुछ ऐसा क्वेश्चन तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। हाँ नहीं आते हैं इतने बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक ही आते हैं। हाँ हाँ, आर्ट एंड कल्चर से ही आता है ज़्यादा। मीडिवल बहुत कम आ रही है पिछले कुछ सालों से, मीडिवल बहुत कम आ रही है, पर एंशेंट आती है। नहीं नहीं, मीडिवल नहीं है मुश्किल, वो ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना वो। 1857 से लेके 1947 तक का ठीक है, उससे पहले वाला ही सब गड़बड़ है। यही सबसे प्रॉब्लमेटिक है, बंगाल, हैदराबाद और ये जब मराठास और ये वॉर्स पढ़ोगे तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ ठीक है, चलो बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल जो है ना, ये अभी वाला बंगाल नहीं है, सिर्फ अभी जो वेस्ट बंगाल है इंडिया में, ये उतना सा बंगाल नहीं था उस टाइम पे, ये बहुत बड़ा बंगाल था। ठीक है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग असम, उड़ीसा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बिहार, तो बहुत बड़ी प्रोविंस, म्यांमार नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 60% ब्रिटिश इंपोर्ट्स जो एशिया से जाते थे वो कहाँ से जाते थे? बंगाल से ही जाते थे। ठीक है, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी ब्रिटिशर्स की? बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका, यहाँ सब इनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। ठीक है, कलकत्ता की फाउंडेशन कब हुई है? 1690 में कलकत्ता शहर बसा था, 1690 में। ठीक है, अच्छा, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में रूल किया है 1700 से लेके 1727 तक। कब से कब तक?
1700 से लेके 1727 तक किसने रूल किया है? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल को प्रॉस्पेरस बनाया। प्रॉस्पेरस मतलब रिच बनाया। कैसे बनाया? इसने एक तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे इनोवेशंस लाई कुछ। ठीक है, चीप लोन्स इशू किए। किसको? फार्मर्स को। उन चीप लोन्स का क्या नाम था? तकावी लोन्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है, तकावी लोन्स क्या थे? एग्रीकल्चरल लोन्स, जो चीप लोन्स ये फार्मर्स को दिए करते थे। ठीक है, 1727 से 39 तक रूल किया शुजाउद्दीन ने। किसने रूल किया? इसका दामाद, सन इन लॉ, शुजाउद्दीन। उसके टाइम पे जगत सेठ जो था, जगत सेठ और ओमी चंद, ये जो मर्चेंट बैंकर्स हुआ करते थे। मर्चेंट बैंकर्स मतलब बिजनेसमैन हुआ करते थे जो उधार देते थे लोगों को भी, ठीक है, रूलर्स को भी, बड़ा पैसा था उनके पास। तो उसके एडवाइजर्स भी थे, क्योंकि पैसा बहुत था, तो किंग भी उनसे एडवाइस लेता था, ओमी चंद और जगत सेठ। ठीक है, अच्छा, मुर्शिद कुली खान का लड़का उसके बाद रूलर बना 1739 से लेके 40 तक रूल किया, सरफराज खान ने। ये वीक रूलर था। ठीक है, इसको मार दिया अलीवर्दी खान ने। किसने मार दिया? अलीवर्दी खान, इनका यहाँ पे कमांडर था एक, उसने इसको मार दिया। ठीक है, अलीवर्दी खान ने इसको मारा। बैटल हुई थी, बैटल ऑफ गिरिया। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ गिरिया। अलीवर्दी खान जो था वो अच्छा रूलर था। ठीक है, उसने रूल किया है 1741 से लेके 1756 तक रूल किया है। ठीक है, और इस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में मराठास बड़े पावरफुल थे। तो अलीवर्दी खान ने मराठास के साथ एक डील की थी कि भाई हम आपको ना टैक्स दे देंगे, यहाँ से पैसा जितना चाहिए दे देंगे, आप हमारे पे अटैक मत करना। क्योंकि मराठास जिस भी एरिया पे अटैक करते थे उस एरिया को बड़ा बुरी तरह से तबाह कर देते थे। बंगाल बड़ा प्रॉस्परस था, अच्छा था। तो अलीवर्दी खान ने बोला कि आपको जो चाहिए हमसे ले लो, बट अटैक मत करना हम पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये बंगाल बचा रहा। बंगाल के ऊपर अटैक नहीं किया मराठास ने। मराठास ने पूरे इंडिया में हर जगह अटैक किया, पर बंगाल के ऊपर नहीं किया। ठीक है, इसका ग्रैंडसन था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला से कहानी शुरू होती है। ठीक है, सिराजुद्दौला छोटा था। ठीक है, 19 साल का नवाब था, यंग था। तो जब वो नवाब बना उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या था? उसका एक कजन था जिसका नाम था शौकत जंग। क्या नाम था? शौकत जंग। वो चाहता था कि वो नवाब बने। ठीक है, पूर्णिया का नवाब था वो, बिहार में एक जगह है पूर्णिया, वहां का नवाब था, पर वो चाहता था बंगाल का नवाब बनना। फिर इसकी एक चाची थी, किसकी? सिराजुद्दौला की, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, वो भी इसके साथ सही से नहीं रहती थी, उसको भी इसके साथ बनती नहीं थी। फिर इसका जो मिलिट्री का कमांडर था मीर जाफर, वो भी इसके साथ इसके अपोजिशन में ही रहता था। ठीक है, और जगत सेठ और ओमी चंद भी इसके अपोजिशन में थे। तो सब लोग, जो भी इंपॉर्टेंट लोग इसके कोर्ट में थे, सब इसके अपोजिशन में। क्यों? कारण क्या था? कारण था कि भाई इतना छोटा सा लड़का हमें ऑर्डर क्यों दे रहा है। ठीक है, और ये बड़ा कैसा था कि जो मन में आया फिर वो करना ही करना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको दिक्कत होगी। अब इसने क्या किया? सबसे पहले शौकत जंग के साथ लड़ाई की, इसको मार दिया। ठीक है, घसीटी बेगम को भी निकाल दिया। ठीक है, इसको पता था कौन कौन मेरे खिलाफ हैं, तो मैं उनको ही पहले सही करता हूं। उसके बाद इंग्लिश उस टाइम पे क्या कर रहे थे? कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई, किलाबंदी कर रहे थे वो। ठीक है, और किलाबंदी जब वो कर रहे थे तो उन्होंने नवाब की परमिशन नहीं ली, और इसको इसके कोर्ट के बंदों ने बोला कि भाई तेरे से परमिशन ही नहीं ली इन्होंने, तू कैसा नवाब है। ठीक है, इसको गुस्सा आ गया, ये वहां पे गया और इसने क्या किया? छोटे से कमरे में 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने से 123 लोग मर गए, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस टाइम पे इंग्लिश कमांडर वो करता था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जब ये पता चला तो उसको गुस्सा आया कि भाई ब्रिटिशर्स, 123 ब्रिटिशर्स को ऐसे ही मार दिया। उसने एक सीक्रेट अलायंस बनाया, किसके साथ? मीर जाफर और ओमी चंद और जगत सेठ के साथ, कि भाई मैं जो, आपकी भी इसके साथ बनती नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, आप मेरी हेल्प करना, इसको हम मार देंगे। ठीक है, और 1757 में उन्होंने अटैक कर दिया इसके ऊपर। और कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को पकड़ा और मरवा दिया गया। ठीक है, समझ गए? और किसके ऑर्डर पे मारा गया? मीर जाफर के ऑर्डर में। इसलिए मीर जाफर को हम क्या बोलते हैं? जैक ऑफ क्लाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैक ऑफ क्लाइव। क्यों? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे ही सब कुछ कर रहा है वो, इसलिए उसको जैक ऑफ क्लाइव बोला जाता है। ठीक है, अब नवाब कौन बन गया? मीर जाफर अब क्या बन गया? नवाब बन गया। ठीक है, अब मीर जाफर नवाब बन गया, तो मीर जाफर ने क्या किया? 24 परगना, एक जगह है बंगाल में 24 परगना, उसकी जमींदारी किसको दे दी? ब्रिटिशर्स को दे दी। ठीक है,
अब मीर जाफर जो था वो धीरे धीरे डच के साथ मिलने लगा। उसको लगने लगा कि यार ये ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ठीक नहीं है, ये बंदे सही नहीं है। तो धीरे धीरे उसको पता था कि डच जो है इनके दुश्मन है, तो मैं डच के साथ अलायंस बनाता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, डच के साथ अलायंस बनाया। जैसे ही उसने डच के साथ अलायंस बनाया तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। मीर कासिम कौन है? हाँ, मीर कासिम सन इन लॉ है, दामाद है किसका? मीर जाफर का। ठीक है, मीर जाफर का दामाद कौन है? मीर कासिम। ये नाम आपसे नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है, इनके लिए नहीं आप ज्यादा कंफ्यूज होना, पर अभी सुन लो। तो इन्होंने क्या, वो मीर कासिम भी नवाब बनना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली और उनने बोला, मीर कासिम ने बोला कि मैं आपको चिटागोंग, मिदनापुर और बुर्दुआन ये सारे एरिया आपको दे दूंगा, आप मेरे को नवाब बना दो। ठीक है, तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको नवाब बना दिया। किसको? मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम सबसे चालाक था, पर मीर कासिम जैसे ही नवाब बना उसने सबसे पहला काम क्या किया, कैपिटल शिफ्ट की। कहां से कहां? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया, कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। क्यों शिफ्ट की? मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था, तो उसको लगा कि भाई अगर मैं मुर्शिदाबाद से दूर चले जाऊंगा तो ब्रिटिश इंफ्लुएंस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी। अब जैसे ही उसने कैपिटल शिफ्ट की तो ब्रिटिशर्स को समझ आने लगा कि भाई ये तो चालाकी कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, और 1763 में इनके बीच में ना थोड़ी बहुत लड़ाइयां होना स्टार्ट हो गई। शुरुआत हुई एक ऐसी ट्रांजिट ड्यूटी के ऊपर, टैक्स के ऊपर एक लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स और मीर कासिम की। और जैसी थोड़ी सी लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को वापस से नवाब बना दिया 1763 में। समझ रहे हो? मीर जाफर को वापस से, लेकिन उस टाइम पे मीर कासिम जो था उसको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये ब्रिटिशर्स हमें खा जाएंगे। तो उसने एक अलायंस बनाया। किस किस के साथ? एक अलायंस बनाया मीर कासिम ने अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्परर के साथ। अवध का नवाब उस टाइम पे था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। और मुगल एम्परर था शाह आलम टू। कौन था? शाह आलम टू। इनके साथ एक अलायंस बनाया और फिर बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। पर हैरानी की बात यह है कि कंबाइंड फोर्सेस, बंगाल की, अवध की और मुगल एम्परर की, तीनों फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और ब्रिटिशर कमांडर कौन था उस टाइम पे? मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, समझ में आया? इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास रॉयल ट्रूप्स भी हैं। ब्रिटिशर्स अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी है उसके ट्रूप्स भी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जब हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स, देख लो यहाँ पे बड़ा बैटल ऑफ बक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे ये बैटल ऑफ बक्सर साइन होती है खत्म, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में बड़ी सारी चीजें ब्रिटिशर्स को दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक ही दम से अब क्या कर दिया, पूरा नॉर्थ इंडिया समझ लो कंट्रोल में ले लिया है। बंगाल पूरा हरा दिया, अवध हरा दिया और मुगल एम्परर को भी हरा दिया। तो नॉर्थ इंडिया में बचा कौन? ठीक है, समझ गए? अब इस ट्रीटी में हुआ क्या, सबसे पहले शुजाउद्दौला जो कहां का नवाब था? अवध का। उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, इलाहाबाद और कारा ये किसको दे दूंगा? शाह आलम टू को, मुगल एम्परर को दे दूंगा। और मुगल एम्परर बेसिकली वो किसको दे देगा? ब्रिटिशर्स को दे देगा। ठीक है, 50 लाख रुपए बोला गया शाह इसको, शुजाउद्दौला को, कि किसको देने हैं तुम्हें? कंपनी को, एज वॉर कंपनसेशन, कि भाई आपकी वजह से लड़ाई हुई, आपकी वजह से पैसा खर्च हुआ हमारा, तो पैसे दो हमें। ठीक है, उसके बाद ये जो बलवंत सिंह है ना, ये जमींदार था बनारस का, ये ब्रिटिशर्स की साइड था इस बैटल में, इस लड़ाई में ये किसकी तरफ था? ब्रिटिशर्स की तरफ था। ठीक है, तो इसको, जो इसकी जगह थी उसका पूरा राइट इसको दे दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ठीक है, अच्छा, शाह आलम टू ने क्या क्या चीजें मानी कि मैं क्या क्या दूंगा? शाह आलम टू कौन है? मुगल एम्परर है। ठीक है, उसने बोला सबसे पहले कि भाई अब तुम दिल्ली में नहीं रहोगे, कहां रहोगे? इलाहाबाद में रहोगे और कंपनी की प्रोटेक्शन में रहोगे। कहां पे रहोगे? इलाहाबाद में, कंपनी की प्रोटेक्शन में। और उसने बोला कि मैं आपको दीवानी राइट देता हूं, कहां कहां के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। दीवानी राइट समझते हो ना क्या होते हैं? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। कौन से राइट्स मिल रहे हैं? आप अब जो एक प्राइवेट कंपनी है जो अभी तक सिर्फ ट्रेड कर रही थी, उसको क्या दे दिया? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स दे दिया। मतलब अब वो कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई है। ठीक है,
रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स देती है बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। किसके बदले में? कि आपको साल का हमें 26 लाख देना है। कितना देना है? साल का 26 लाख देना, और फिर आप पूरा पैसा आपका, इन तीनों जगहों से जितना भी पैसा आ रहा है सारा का सारा आपका। अच्छा, एक और चीज, कंपनी देखो कितनी चला गया कंपनी ने बोला ये तो हम ठीक है, हम 26 लाख आपको देंगे, पर हम आपसे 53 लाख और लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ना अब ये पूरी स्टेट्स तीनों, तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो 53 लाख और लेंगे आपसे। 26 लाख आपको देंगे, बदले में आपसे 53 लाख लेंगे। ठीक है? किसके लिए? निजामत फंक्शंस के लिए। निजामत फंक्शंस मतलब मिलिट्री, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो किंग से कितना पैसा लेंगे? 53 लाख। ठीक है? तो अल्टीमेटली कौन फायदे में है इसमें? ब्रिटिशर्स ही फायदे में है इसमें। ठीक है? और इसके बाद शुरू होती है ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में। 1765 से लेके 1772 तक अंडर रॉबर्ट क्लाइव ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब कहने को नवाब अभी भी कौन है? इंडियन ही है। ठीक है? लेकिन सारी की सारी पावर किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है। ठीक है? दीवानी और निजामत फंक्शन किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास। दीवानी में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, निजामत में पुलिस जुडिशियल फंक्शंस को देखते थे। ठीक है? निजामत राइट्स के लिए इन्होंने एक पोस्ट बनाई थी डिप्टी सूबेदार की। दीवानी राइट्स के लिए एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था दीवान। क्या नाम था? दीवान था। ठीक है? और इस सिस्टम में इतना लूटा इन्होंने बंगाल को, इतना लूटा बंगाल को कि बंगाल में फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई वहां पे। ठीक है? लोग मरने लग गए। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ये सिस्टम को खत्म किया बंगाल में। और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई ताकि उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए। समझ में आया? बाद में बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था फिर। ठीक है? इंडिया को इतना लूटने के बाद क्या बता। ठीक है? ये हो गया बंगाल। समझ में आया बंगाल? हाँ? ठीक है? क्या याद रहा? ठीक है? सिराजुद्दौला के बाद याद रखना, एक तो ये याद रखना कि बनाया किसने था? प्रॉस्परस मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किसने की? मीर जाफर। ठीक है? मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। ठीक है? और मीर जाफर के साथ जो है सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी, मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैसूर रेजिस्टेंस। ठीक है? थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे अब। देखो, मैसूर में वोडियार डायनेस्टी रूल करती थी, बट बैटल ऑफ तालीकोटा होती है क्या नाम है 1565 में, और छोटी छोटी किंगडम्स वहां पे बन जाती है। तो ये मैसूर में कृष्ण राजा वोडियार जो थे वो रूल किया करते थे। ठीक है? इन्हीं की आर्मी में एक हॉर्स राइडर हुआ करता था जिसका नाम था हैदर अली। ठीक है? और ये बाद में हैदर अली जो था ये डिफेक्टो रूलर बन गया मैसूर का 1761 में। जब वोडियार्स बड़े वीक हो गए तो ये रूलर बन गया वहां। ठीक है? इसने भी जो ये मैसूर किंगडम थी उसको बड़ा अच्छे से चलाया हैदर अली ने, उसके बेटे ने भी उसके बाद। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले ना एक आर्म्स फैक्ट्री सेटअप की थी। ठीक है? टीपू सुल्तान ने सेटअप की थी डिंडीगुल में, तमिलनाडु में। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। अगर इंडिया में सबसे मॉडर्नाइज स्टेट आपसे कोई पूछे कि 18th सेंचुरी में इंडिया में सबसे मॉडर्नाइज स्टेट कौन सी थी? कौन सी थी? मैसूर। ठीक है? इनका इकोनॉमी, इनकी आर्मी, ठीक है, इनका सब कुछ स्ट्रांग था, अच्छा था। ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से लेके 1769 तक। ठीक है? क्योंकि देखो इनकी क्लोजनेस थी किसके साथ? फ्रेंच के साथ, जो ऑब्वियसली किसको पसंद नहीं थी? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये फ्रेंच के साथ ज्यादा क्लोज हो जाएं। ठीक है? इसीलिए इनके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, और इसमें क्या होता है? निजाम, मराठा, निजाम हैदराबाद का, मराठास और इंग्लिश, ये सारे क्या करते हैं? एक साथ आ जाते हैं किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। ठीक है? लेकिन हैदर अली इतना चालाक होता है, वो क्या करता है? मराठास को पैसे देता है और उनको बोलता है आप लड़ाई मत करना। ठीक है? उसके बाद निजाम को भी अपनी साइड कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? आरकॉट के नवाब पे अटैक कर देता है। ठीक है? और इंग्लिश को भी हरा देता है, बड़ा ह्यूमिलिएट करता है इंग्लिश को। और ये पहली ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। देखो, एंग्लो मैसूर वॉर्स हो, एंग्लो सिख वॉर्स हो, या फिर एंग्लो मराठा वॉर्स हो, तीनों में आपको क्या याद रखना है? ट्रीटीज।
ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखना, ठीक है। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें इंग्लिश को ह्यूमिलिएट किया गया, ठीक है, उनकी बेइज्जती की गई। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में होता क्या है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो ट्रीटी साइन होती है उसमें इन्होंने बोला होता है कि भाई जब भी हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो इंग्लिश हमारी हेल्प करेंगे, पर इंग्लिश हेल्प नहीं करते हैं जब मराठाज उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप है, उसकी वजह से भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें भी अलायंस अलायंस बनते हैं, इनको छोड़ो आप, ठीक है। इसमें एक बैटल होती है पोर्टो नोवो में, जहां पे हैदर अली को हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, ये याद रखना। पोर्टो नोवो में जो बैटल होती है 1781 में, वहां पे हैदर अली को हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। हैदर अली लेकिन वापिस से क्या करता है, रीग्रुप करता है और ब्रिटिशर्स को दोबारा हराता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हैदर अली उसकी डेथ हो जाती है बीच में, 1782 में कैंसर की वजह से हैदर अली मर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है 1784 में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दोनों पार्टीज अपने आप को जितनी जितनी टेरिटरी एक्वायर की थी वापस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है। टीपू सुल्तान अब किंग होता है, ठीक है। तो ट्रेवनकोर एक स्टेट होती है, उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है कुछ, उसके बीच में, उसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 1790 में जो बैटल होती है, टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को हरा देता है, ठीक है। 1791 में कॉर्नवालिस लीडर बन जाता है और मराठास और निजाम की हेल्प से सेरेंगीपट्टनम एक जगह होती है मैसूर में, उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और इसको भी हरा देता है टीपू सुल्तान को। ट्रीटी ऑफ सेरेंगीपट्टनम में क्या होता है, मैसूरियन टेरिटरीज जो हैं वो उनसे छीन ली जाती हैं, ठीक है। मराठास बांट लेते हैं अपने में, सारे लोग अपने में बांट लेते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए लिए जाते हैं और टीपू सुल्तान के 2 लड़कों को हॉस्टेज लिया जाता है। ये याद रखना, कौन सी वॉर में टीपू सुल्तान के लड़कों को हॉस्टेज लिया जाता है? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वो अपने बच्चों को वापस रिलीज कराता है और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है 1796 में, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेल्सले नया गवर्नर जनरल बनता है और 1799 में लड़ाई होती है जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, ठीक है। और इंग्लिश क्या करते हैं, बाद में एक रॉयल फैमिली से छोटे से बच्चे को लेते हैं, उसको अगला नवाब बना देते हैं और मैसूर को बोलते हैं कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, ठीक है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज होती थी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने की, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये सब। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ये बोलते थे कि भाई आप जो है कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में रहोगे, हमारा एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा, आपको ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना होगा अपने खर्चे पे, आप किसी के साथ फॉरेन रिलेशंस नहीं बना सकते हमसे पूछे बिना, लेकिन अगर कोई बाहर से आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। ये सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है। तो मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर किंगडम सब्सिडरी अलायंस साइन कर देती है, ठीक है। ट्रीटीज याद रखना, फर्स्ट मद्रास, सेकंड मैंगलोर, थर्ड सेरेंगीपट्टनम, MMS, ठीक है, ऐसे याद रखना। और सब्सिडरी अलायंस कौन से में साइन हुआ है? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा इसमें कहानियों में घुसना मत, फिर यही पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। लिबर्टी एज ए जो कंसेप्ट है वो कहां से आया? फ्रांस से आया, ठीक है। तो इसने भी ट्री ऑफ लिबर्टी, इसने एक जैकोबियन क्लब ज्वाइन किया था। जैकोबियन क्लब क्या था? फ्रेंच लोगों का क्लब हुआ करता था, ठीक है, जो लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना जब, तो उन्होंने एक जैकोबियन क्लब बनाया था, ठीक है। तो वो क्लब भी इसने ज्वाइन किया था, ठीक है। इसकी ऑटोबायोग्राफी भी इसने लिखी थी, जिसका क्या नाम था? तारीखे खुदाई। क्या नाम था? तारीखे खुदाई, ठीक है। 1831 में विलियम बेंटनिक ने मैसूर को अपने अंडर ले लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, और 1881 में लॉर्ड रिपन ने ये किंगडम वापस से मैसूर के रूलर्स को दे दी। ये मैसूर की कहानी है, ठीक है। उसके बाद है एंग्लो मराठा स्ट्रगल, ठीक है। अब मराठा किंगडम देखो, मराठा किंगडम जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट करते हैं शिवाजी, ठीक है। 17th सेंचुरी में मराठा किंगडम की स्टैब्लिशमेंट होती है शिवाजी के द्वारा, ठीक है। लेकिन शिवाजी के टाइम पे एक कंसोलिडेटेड किंगडम पूरी नहीं बनती है, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ही उस टाइम पे मुगल्स के खिलाफ वो लड़ा करते थे, ठीक है। अब शिवाजी के बाद फिर क्या हो गया, ये किंगडम भी बट गई, अलग अलग रूलर्स में बट गई। तो अलग अलग जगह से जो रूल करते थे उनके अलग अलग नाम होते थे, जैसे बड़ौदा से रूल करते थे गायकवाड़, ऐसे ही नागपुर से रूल करते थे भोंसले, ग्वालियर से रूल करते थे सिंधिया, इंदौर से रूल करते थे होलकर्स, और पुणे से रूल करते थे
पेशवास। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखो 1775 से लेके 1782 तक। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है। कब हुई है? 1761 में। तब तक ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद जब मराठास वीक हुए उसके बाद ये अटैक स्टार्ट हुए। ठीक है, तो फर्स्ट होती है कहानी, इसमें भी अगला पेशवा कौन बनेगा उसके ऊपर लड़ाई थी। ठीक है, तो उसमें कुछ इनके लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। ठीक है, उन्होंने उनके साथ अलायंस बना दिया, लड़ाई स्टार्ट हो गई, ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये बीच में जो कहानी है नारायण राव रघुनाथ राव, पढ़ लेना इसको, पर नहीं भी समझ आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 12 चीफ्स थे जिनको बोलते थे 12 भाई। ठीक है, 12 मतलब कमांडर्स हैं जिनको लीड करते थे नाना फडनवीस। ये बड़े पावरफुल थे, तो इन्होंने इन्होंने ही मराठा किंगडम को बचाया। इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर। ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स को हराया गया। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी रघुनाथ राव ने, जिसने बोला कि मैं जो है इंग्लिश को बोला आप मेरी हेल्प करो तो उसके बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा, सैलसिट और बेसिन दे दूंगा। ठीक है, आप मेरे को 2500 सोल्जर दो। ये रघुनाथ राव जो था बेसिकली पेशवा बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन इसको पेशवा बनने नहीं दे रहे थे, तो ये इंग्लिश की साइड चला गया, ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है जिसमें रघुनाथ राव को हटा देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन नाना फडणवीस इनकी ये ट्रीटी मानते नहीं है। ठीक है, उसके बाद मराठा आर्मी अंडर महाड़जी सिंधिया वो अटैक करती है ब्रिटिशर्स के ऊपर और उनको हराती है। ठीक है, ब्रिटिशर्स इसमें हारते हैं, इंग्लिश ब्रिटिशर्स सरेंडर कर देते हैं 1779 में। ठीक है, और कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं ये? सॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? सॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। सॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब पता क्या होता है? कि जो भी रास्ता है ना जहां पे आपके ऊपर अटैक करने कोई आ रहा है, उस रास्ते में आप क्या करो, उस रास्ते में सारा खाने पीने की चीजें सब कुछ खत्म कर दो, उसको आग लगा दो, जहर मिला दो कुएं में, पानी कैसे पिएंगे वो। ठीक है, तो ऐसी ये मराठास की दो चीजें थी, एक तो सॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, दूसरा गुरीला वॉरफेयर, छुप के अटैक करते थे। ठीक है, इसीलिए जो ये डेक्कन वाले जो जंगल थे वहां पे इनसे कोई जीत नहीं सकता था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है और इस ट्रीटी में ट्रीटी जो भी टेरिटरीज होती हैं वो जहां जहां जिस जिसकी होती हैं उसको वापस दे देते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है वारेन हेस्टिंग के साथ, जो गवर्नर जनरल होता है उस टाइम पे बंगाल का। ठीक है, और वो बोलता है कि पुरानी वाली ट्रीटी अच्छी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी नुकसान हुआ है, तो मैं नई ट्रीटी साइन करूंगा। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश जो है वो सिंधिया को हरा देते हैं, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में देख लो कितनी ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये ट्रीटीज याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यहां पे भी यहाँ पेशवाशिप के ऊपर ही लड़ाई स्टार्ट होती है। नाना फडणवीस जो हैं अभी जिंदा होते हैं 1800 में, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1803 से 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बेसिन, टू सरेंडर द सिटी। जो सूरत है वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं ये। ठीक है, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही पेशवा जो है वो क्या एक्सेप्ट कर लेता है? सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है। ठीक है, परमानेंट इंग्लिश ट्रूप्स जो हैं वो मराठा टेरिटरी में आ जाते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एक लास्ट कोशिश मराठास करते हैं ब्रिटिशर से बाहर निकलने की, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की। ठीक है, लेकिन इसमें भी हार जाते हैं। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है बेसिकली ऑन द क्वेश्चन ऑफ पिंडारीज हुई है। ये भी क्वेश्चन आता है, उसका कारण क्या था? पिंडारीज। पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज वो लोग थे बेसिकली जो मराठास की हेल्प करते थे। जब मराठास रूल किया करते थे उस टाइम पे मराठा जहां पे भी जाते थे ना अटैक करने, तो पिंडारी लोग उनके साथ जाते थे और उस एरिया को लूटते थे। ठीक है, इनकी हेल्प करते थे और मराठा उनको बोलते थे जो आपने लूटा ये अपने पास ही रखो। ठीक है, बाद में जब मराठाओं ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया तो पिंडारियों के पास कोई काम नहीं बचा करने को, क्योंकि वो यही काम करते थे लूटपाट का, तो उन्होंने एरिया को ऐसे ही लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये लड़ाई स्टार्ट हो गई फिर। ठीक है, पर इस वॉर के बाद ट्रीटी इसमें बड़ी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ पुणे, ग्वालियर, मैंडेसर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका ये याद रखो कि इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया था और मराठा कॉन्फिडरेसी को डिसॉल्व कर दिया। मराठा कॉन्फिडरेसी वही गायकवाड़, सिंधियाज, वो सब कॉन्फिडरेसी थी इनके। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया, पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, मराठास की कहानी खत्म 1818 आते आते। ठीक है, ट्रीटीज याद रखना। ठीक है,
उसके बाद सिंध, सिंध में 4 यार रूल किया करते थे, ठीक है, याद रखना 4 भाई थे जिनको 4 यार बोलते हैं हम, ठीक है। इनके साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन की थी 1807 में, ठीक है, कि हम आपके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे। 1832 में विलियम बेंटनिक ने एक बंदा भेजा, कर्नल पोटिंजर, कि सिंध के साथ ट्रीटी साइन करो, कि इंग्लिश क्या चाहते थे कि सिंध के थ्रू उनको एक पैसेज मिल जाए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे रंजीत सिंह भी यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो रंजीत सिंह ने क्या किया, सिंध का कुछ फ्रंटियर एरिया जो था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, इंग्लिश ने इंटरवीन किया, ठीक है, और बाद में सिंध को एज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट घोषित कर दिया गया 1838 में, और 1839 में सिंध ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। बस इसमें कुछ खास है नहीं, ये याद रखना। एक तो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट कब बना 1838 में, और सब्सिडरी अलायंस कब साइन किया 1839 में साइन किया, ठीक है। बाद में सिंध को, बाद में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर में ही मर्ज कर दिया, और पहला गवर्नर कौन बना सिंध का, चार्ल्स नेपियर। कौन बना, चार्ल्स नेपियर सिंध का पहला गवर्नर बना, ठीक है। पंजाब में आ जाओ, पंजाब में बंदा बहादुर रूल किया करता था। बंदा बहादुर को किसने मारा, फारूक सियार ने, ठीक है। बंदा बहादुर को मार दिया, 1716 में उसको फांसी दे दी, ठीक है। उसके बाद सिख जो थे वो दो हिस्से में बट गए, बंदाई और तख्त खालसा। बंदाई जो थे वो लिबरल थे, तख्त खालसा वाले ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी चीजों को मानते थे, ठीक है। 1784 में कपूर सिंह फैजलपुरिया ने क्या किया, सिखों को दल खालसा के अंदर फिर से रीअरेंज किया कि भाई आप लड़ो, ठीक है, आर्मी यूनिट्स बनाए उसने, ठीक है। फिर 1763 से 1773 के बीच में बड़े सारे मिसल्स जो थे वो पंजाब को रूल कर रहे थे, छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटे मिसल्स रूल किया करते थे, ठीक है। ऐसे 12 मिसल्स थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिसल मैंने आपको बताया कौन सा था, शुक्रचक्य मिसल, ठीक है, जिसके रूलर थे महान सिंह, ठीक है। और महान सिंह का बेटा था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को लाहौर का जो गवर्नर था जमन शाह, उसने जो है रूलर था अफगानिस्तान का जमन शाह, उसने लाहौर का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, क्योंकि रंजीत सिंह जो था वो बड़ा फिरोशियस ये था, क्या नाम है, फाइटर, ठीक है, बड़ा अच्छा फाइट करता था, तो उसको इसने क्या बना दिया था, गवर्नर लाहौर का बना दिया था। रंजीत सिंह की क्या पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब किसी को माफ नहीं करेंगे, ठीक है, जो गद्दारी करेगा उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल कैपिटल क्या थी पंजाब की उस टाइम पे रंजीत सिंह के अंडर, लाहौर। रिलीजियस कैपिटल क्या थी, अमृतसर, ठीक है। जम्मू कब इसने एक्वायर किया, 1805 में, ठीक है। अमृतसर और जम्मू को एक्वायर किया था, ठीक है। जम्मू में अलग से किंगडम हुआ करती थी उस टाइम पे, तो जम्मू को सिखों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। और बाद में फिर गुलाब सिंह ने जम्मू जो था वो खरीद लिया, किससे, ब्रिटिशर्स से। कितने में, 75 लाख में, ठीक है। क्यों खरीदा, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, अभी आगे पढ़ेंगे वही, ठीक है। अच्छा, तो 1805 में जम्मू कश्मीर, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी कंपनी के साथ, ठीक है, जिसमें बोला गया कि रिवर सतलुज बाउंड्री होगी, सतलुज के उधर कंपनी रूल कर सकती है, सतलुज के इधर पंजाब का रूल रहेगा, ठीक है। रंजीत सिंह ने मुल्तान को कैप्चर किया 1818 में, कश्मीर को किया 1819 में, पेशावर को 1834 में, और 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे इनकी डेथ होती है तो आगे कौन राजा बनेगा, उसके ऊपर फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई। दलीप सिंह इनका एक माइनर सन था, ठीक है, जिसको महाराजा बनाया गया, ठीक है। लेकिन जो रानी थी उस टाइम पे, रानी जिंदन, वो सारा कार्यभार संभाल रही थी। अब ये रानी जिंदन जो थी, इसका एक लवर हुआ करता था लाल सिंह, इधर अलग कहानी है ये इनकी, ठीक है। तो इसका लवर हुआ करता था लाल सिंह, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गई बीच में। लाल सिंह चाहता था कि मैं बनूं रूलर, ठीक है। हीरा सिंह चाहता था कि मैं बनूं, हीरा सिंह को इन्होंने मरवा दिया, ठीक है। तो ये बड़ा बीच में बड़ा गोलमोल जो हुआ, ठीक है। इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया, ठीक है। और पहली एंग्लो सिख वॉर होती है 1845 से लेके 1846 में, ठीक है। आपको पता है जो सिख है ना, वो जम्मू वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बनती है पता है, क्योंकि जब एंग्लो सिख वॉर हुई तो सिखों ने गुलाब सिंह को लेटर भेजा है कि भाई हमारी हेल्प करो, क्योंकि जम्मू उस टाइम पे किसके अंडर था, हाँ, सिख रूल के अंडर था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे ही किंगडम हो, आप हमें हेल्प करो, ठीक है। गुलाब सिंह ने की नहीं हेल्प, गया ही नहीं यहाँ से। गुलाब सिंह पावरफुल रूलर था, ठीक है, वो गया ही नहीं। उसने बोला मैं क्यों पढ़ूं यार, तुम्हारी लड़ाई है, तुम देखो जैसे करना है, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो नहीं गया। और जब बाद में उसको बुलाया गया वहां पे कोर्ट में कि भाई तुमने, उसने बोला मेरे को लेटर ही नहीं मिला यार आपका, मैं क्या करूं, ठीक है। पर जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ये हार गए, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में, ठीक है। अब ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जब साइन हुई तो इसमें कंपनी ने बोला कि हमें 1 करोड़ रुपए दो, आपने हमारे से लड़ाई की है, हमारा नुकसान हुआ, 1 करोड़ रुपए दो। अब इनके पास 1 करोड़ रुपए है नहीं सिखों के पास, ठीक है। तो गुलाब सिंह बड़ा चालाक था, गुलाब सिंह ने बोला मैं आपको पैसे देता हूँ पर जम्मू मेरे को दे दो,
ठीक है, जम्मू उनके अंडर था सिखों के, तो उसने बोला कि मैं जम्मू मेरे को दे दो, मैं जो है आपको पैसे दे दूंगा, तो 75 लाख रुपए दिए, उसके बदले में जम्मू ले लिया। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र ऐसी किंगडम है जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक नहीं किया है इस टाइम में। क्यों? गुलाब सिंह की डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से। ठीक है, सिखों ने तो बोला हमारे साथ गद्दारी की, पर हमारी स्टेट के लिए तो अच्छा था। ठीक है, समझ में आया? ट्रीटी कौन सी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हुई है, जहां पे रानी जिंदन को हटा दिया गया। ठीक है, फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी हुई, इसमें बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलानवाला, बैटल ऑफ गुजरात, ये सब हुई हैं, पर सिख यहाँ से खत्म हो गए। और पंजाब को अंडर चीफ कमिश्नर जो है वो रखा इन्होंने, और पहला चीफ कमिश्नर कौन बना पंजाब का? जॉन लॉरेंस। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये 1850 आते आते ऑलमोस्ट सारा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, समझ में आया? ब्रिटिशर्स की कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसके थ्रू वो यहाँ पे टेरिटरीज को एक्वायर करते थे? फर्स्ट पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वॉरेन हास्टिंग्स लेके आए थे, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसमें क्या करते थे? बफर स्टेट बनाते थे। बफर स्टेट मतलब जहां तक ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट टेरिटरी है, उसके बाहर वाली जो स्टेट है उसके साथ एक अलायंस बनाते थे। उसको बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक हो हम प्रोटेक्ट करेंगे, पर तुम हमारी कुछ बातें सुन लो। उस स्टेट को बोलते थे बफर स्टेट, कि डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक ना हो, पहले उस स्टेट के ऊपर अटैक हो। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी एक। दूसरी सब्सिडरी अलायंस मैंने बता दिया, कौन लेके आया था? लॉर्ड वेल्सले लेके आया था। सबसे पहले किसने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस? हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने, ठीक है, फिर अवध ने, और फिर बाकी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर किसी का कोई लीगल हायर नहीं है तो गोद लिए हुए बच्चे को आप किंग नहीं बना सकते। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स ने किया था? सतारा, झांसी, नागपुर। सबसे पहले सतारा ने किया था, याद रखना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया था पिछले साल कि सबसे पहले किसने, पिछले साल आया था, पिछले उससे पिछले साल आया था, कि सबसे पहले किसने साइन किया था? ये कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। ठीक है, समझ में आया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी एनेक्स किया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन थी उसको क्या बोलते हैं? दुरंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, बस यही है, इतना ही था ना अभी के आज वाले सिलेबस में। उसके बाद रिवोल्ट 1857 का, वो तो कल पढ़ना है आपको। ठीक है, हो गया? कितने पेज पढ़े हमने? 10 पेज, टोटल 37 पेज हैं, 10 पेज हमने पढ़ लिए। ठीक है, 2 घंटे में इतनी आसान। मेरे को तो हिस्ट्री सबसे आसान इसीलिए लगती है क्योंकि एक ही दिन में सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप। अगर कहानियां सुननी होगी तो फिर किसी फ्री टाइम में आना, फिर सारी कहानियां सुनाऊंगा।